जहाँ एक लड़की खुद के अगर कपड़े आदिल से पटवा रही है और कटवा रही है। एनिमल जैसी मूवी हमारे समाज को 10-15 साल पीछे कर देती है। क्रिएटिव लिबर्टी औरत को मारने की नहीं हो सकती। बगैर नेताओं की परमिशन की गांजा देश में बिक सकता है क्या? नहीं बिल्कुल। ठीक है, बाप की औकात नहीं है। गांजे की बात करें ना आप सब, एक सिरिंज इस देश में इधर से उधर नहीं हो सकती। इसका मतलब खालिस्तान का क्या वजूद है? हर तीसरे दिन पन्नों की कोई स्टेटमेंट आ जाती है। पन्नू की नुन्नू काटेंगे हम, लेके आओ। और पता भी खान से कौन सी आर्यन के ठल्ले कटे गई सी। जिंदा चला दूंगा अगर कुछ तिरंगा चलाने की बात करेगा। उतनी औकात है, सामान दे के जा रहा हूं। मेरी जो माइयो जो बजरंगी का एक बात देख लिया ना, मेरे बंदों के साथ में चला जाऊं। सच बता रहा हूँ, कोक में मना कर देंगे अपने बाजुए की जगह। मतलब ये बहुत क्या खाते हैं ये पिला के खड्डा साले चिंदी चूड़ा। आर्टिस्ट जो उभर रहा है, क्या उसको दबाने की कोशिश की जा रही है? दिलजीत दोसांझ का उससे बड़ी आपको बात बताता हूँ, क्या है कि वो स्मार्ट कैसे दिख रहे हैं आज? भगवती की कृपा है, माँ पिताजी का आशीर्वाद है और अपना एटीट्यूड है। क्योंकि वतन की माटी वो ऐसे ही दिखती है, चमकती है। क्रीम का पता नहीं, हाँ। लेकिन जो माटी लगाते हैं बस वो माटी काम करती है। तो बस माटी की रही बात स्मार्ट की, तो दो चीज़ कहता हूँ ना, जब आपने पहले पूछा था क्वेश्चन की, हाउ आर यू, लीथल, डेंजरस एंड स्मार्ट। बस हिंदुस्तानी है, हर हिंदुस्तानी ऐसे ही है, अकड़ अपनी है। पुष्पा 2 देखी? नहीं, आई कुड नॉट। नहीं? आई कुड नॉट। उसकी ना उसका आपकी दाढ़ी के साथ डायलॉग बहुत जा रहा है वो। अच्छा, मैं झुकेगा नहीं साला। नहीं हम झुक जाते हैं। हाँ। शादीशुदा आदमी है। तो ये जो लोग झूठों में जीतेंगे जो नहीं, वो बिकॉज ये एटीट्यूड है। बट बेस्ट पार्ट ये है ना कि जैसे पुष्पा 2 की आपने बात की, तो वहां पर देवी की जो आप बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे, बीच में ट्रोल भी कर रहे थे, वो मैंने पढ़ा था कि उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि साड़ी क्यों पहना हुआ है। आपको पता है वो देवी है, एक देवी माँ है जिनने संहार किया उन लोगों का जो महिलाओं के विरुद्ध, मतलब जो वहां पर औरतों के विरुद्ध राक्षस की पूरी शक्ति थी, जो उनके खिलाफ औरतें उठा के ले जाते थे। तो माई ने अवतार लिया और उन माई ने उस पर कमाल किया। तो ये और बट वो तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन रही बात जहाँ झुकेगा नहीं साला, वो वाली बात है। हाँ, अकड़ दिखाओगे तो फिर तो लाश ही गिरेगी वाली बात है। लेकिन वो भी सामने वाले की, अभी इतने बुरे दिन अपने नहीं आए। रही बात झुकने की, तो ऐसा शादीशुदा व्यक्ति है, हमारे पिताजी से एक अच्छी चीज सीखी थी, ये सब अच्छा है लेकिन बेटा रियलिटी में जीना। तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ से डरता है, तुम्हें तुम्हारी पत्नी से डरना पड़ेगा। उसका कारण है क्योंकि जो वो करती हैं परिवार के लिए, सम्मान में झुकना जरूरी है। हम तो बिल्कुल झुकते हैं, लेकिन सिर्फ सम्मान में। रही बात भय की, तो भय में तो किसी के सामने नहीं झुकते। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये लंदन पोस्ट कह रहा था कि डेडलीस्ट मैन अलाइव इन द वर्ल्ड। ये क्या डेडलीस्ट मैन, क्या लंदन पोस्ट वाले हैं, कहते हैं ना कि लंदन में पले हैं। अब वो लंदन में पले की बहुत सारी मीनिंग होती है। तो लंदन पोस्ट लिख रही है, अब उनकी मर्जी है पहली बात तो। हाँ, डेडलीस्ट मैन अलाइव अगर उन्होंने कहा, तो इसके पहले किसको कहते थे वो? डेडलीस्ट मैन अलाइव का मतलब क्या होता है? वो उनने को एक टाइटल निकाला, उनने को एक टाइटल दिया, वो कहते हैं लंदन पोस्ट वाले की द डेडलीस्ट मैन अलाइव। एंड मैं सच बता रहा हूँ, बहुत हम्बल व्यक्ति हूँ, एंड आई ओन इट। वो घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। लेकिन रही बात, हाँ, अगर आप वतन के खिलाफ हो तो डेडलीस्ट मैन हो चाहे सिंपलेस्ट मैन हो, है तो खतरनाक ना, होना तो पड़ेगा। क्योंकि जिसके साथ आप लड़ रहे हो वो क्या अच्छे लोग हैं। सर, आप सोशल मीडिया के ट्रेंड्स फॉलो करते हो? थोड़ा बहुत। जब थोड़ा चलो एक आपका डेडलीस्ट वाला साइड है, एक सॉफ्ट साइड भी तो होगा जरूर है। जब आप रिलैक्स मूड में होते हो तो क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? ये कमाल की बात बोली। पहली बात तो आज तक मुझे नहीं लगता है, हमारी पूरी जिंदगी की ट्रेनिंग ये है कि अलर्ट रहना है। ओके। अलर्ट, अग्रेसिव अटैक। ठीक। रिलैक्स होने के लिए मैंने कमाल की चीज चुनी है, मौत। जिस दिन दफन होंगे, दफन तो वैसे हम होंगे नहीं भाई, हमें तो जलाया जाएगा, हमें तो राख बहेगी, सनातनी है, हम काहे को दफन होने चले, है ना। तो हम दफन तो नहीं होंगे। हमें जब जलाया जाए, राख हमारी जब बहाई जाए माँ में, तो इनकलाब ही आए वापस, वंदे मातरम ही आए, भारत माता की जय ही आए। तो अगर आपको रिलैक्स होने वाली जो बात है, मुझे नहीं लगता कि जीवन में रिलैक्स होने के लिए शायद जन्म दिया गया है। अगर चुने गए हो आप इस जन्म के लिए कि आपको एक जन्म दिया गया है, जाइए और आप कुछ करिए।
क्योंकि मेरा धर्म क्या कहता है कि न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, न चाहूं मान दुनिया में, बिस्मिल साहब कह रहे हैं, न चाहूं मान दुनिया, किससे कह रहे हैं? अशफाकुल्ला खान साहब से, जेल में बैठे हुए हैं। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत का दीवाना। और अगर सहस्त्र बार हो मेरा जन्म, 1000 बार भी अगर हो मेरा जन्म, तो माँ हो सिर्फ भारत में ही आना। क्या बात। तो अगर ये प्रार्थनाएं की हैं, चुने गए हैं, तो उस भगवती ने भेजा है, भोलेनाथ ने भेजा है, उस माँ ने चुना है। कमाल की बात देखिए, उस धरा में पैदा हुआ जहां पर कौन कौन, बप्पा रावल जैसे आए, पृथ्वीराज चौहान जैसे आए, मेवाड़ की सल्तनत आई, मराठा एम्पायर आई। रंग की जहां बात करते हैं, तो अगर इस जमीन पे भेजा गया है जहां रंगों में होली के रंग तुमने देखे, हमने शहीद आजम का वो भी रंग देखा है जब रंग दे बसंती चोला हुआ है। रंग की ही बात है, तुम्हें कोई और रंग पसंद होगा, हमें तो आज सिर्फ तिरंगा पसंद है। और तीनों रंग का वही सम्मान, और बीच के नीले का भी उतना ही सम्मान है। तो अगर इन सम्मान के लिए भेजा गया, जन्म दिया गया, इसका मतलब क्या है? रिलैक्स करने के लिए नहीं साहब, मौत चुनी है रिलैक्स के लिए। मुझे पता है जब फूक दिए जाएंगे और बहा दिए जाएंगे, माँ तेरी माटी, तेरी राख जब तेरी माटी या जब तेरी नदियों में बहाई जाएगी, मुझे लगता है वो रिलैक्सेशन ठीक है। जीते जी तो रोज मेहनत करूंगा, रिलैक्स होने के लिए जीवन नहीं मिला है। अगर मैं चुना गया हूं कुछ काम करने के लिए, तो रिलैक्स होने के लिए नहीं चुना गया। तो मेरा रिलैक्सेशन जिस दिन मृत्यु होगी, तब अगले जन्म तक का रिलैक्सेशन है। क्योंकि जब जब जन्म मिलेगा, माँ भारत के लिए जो कर सकता हूँ कोशिश करूंगा, इसलिए रिलैक्स करता नहीं हूँ। बहुत सुंदर। मैं आपको सर, हमारी जो ऑडियंस आजकल बहुत एक मान लो अपना जो हमारे कंटेंट में बोलते हैं हुक, अच्छा, ऑडियंस का आजकल एक हुक बना हुआ है, इंडियाज गॉट लेटेंट। आपने सुना है इस शो के बारे में? बड़े लोग उनको जज करते हैं, वो बच्चे आते हैं जो उसमें हाँ। इंडियाज गॉट टैलेंट, इंडियाज गॉट लेटेंट। समय रैना उसको होस्ट करते हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं और कॉमेडियन है बेसिकली। और उसके साथ बेसिकली क्या करते हैं, 3-4 लोग बैठते हैं, समय रैना कहीं एक क्लिप देखी है शायद उस बच्चे। तो अब यहाँ पे ना एक लोगों के बड़े सारे नैरेटिव्स बन रहे हैं, तो उसमें मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जो बहुत वायरल हो रही हैं करंटली। तो आपका उसमें लाइव रिएक्शन देखते हैं एंड लेट्स सी कि आप उस पर क्या सोचते हैं। जी ठीक है। सो आप कभी समय रैना की वीडियोस पहले कभी फॉलो किए? मैंने बताया समय का, अगर आप उसी बच्चे की बात कर रहे हो, तो मेरे पास एक क्लिप तो आई थी, जहां वे आई थिंक माय डॉटर शेयर्ड इट विथ मी, और जिसमें मैंने एक बात कही थी कि ये लड़का, अगर आप उसी बच्चे की बात करो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कश्मीर से आता है बच्चा। हाँ, कश्मीर, बिल्कुल समझ गया, रहना बिकॉज ऑफ, बट मैं याद कर पा रहा हूँ। एक चीज मुझे समझ में आई थी, वो जो उस बच्चे की टाइमिंग है, बहुत तगड़ी, अनरियल। बिकॉज क्या होता है ना, वो ब्लेस्ड तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आप जो नैरेटिव बोल रहे हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई आदमी ना चुना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को, हाउ ओल्ड इज ही? So just I think below 25. क्या बात है। 25 साल की उम्र में, चेस बहुत अच्छा खेलता है वो। 25 साल की उम्र में अगर हम उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब उसने अपनी एक मेहनत तो की होगी। 100%, ठीक है, 100%. नो आई नो, सो अनबिलीवेबल। ही इज 27, मतलब 26 अक्टूबर 1997, जम्मू प्लेस ऑफ बर्थ। क्या बात है। सो नंबर 8 और शनि महाराज का नंबर है, तो इस साल तो उसका काम होना ही था, बट अच्छी बात है। नहीं, बट देखते हैं। कुछ सर पोस्ट बता रहे हैं दैट हिज इनकम इज आल्सो अबाउट 2.4 CR। काफी तो मतलब 2.4 CR का मतलब ये है कि वो भारत सरकार को टैक्स तो दे रहा है ना। तो आप ये समझो, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी फील्ड में कुछ अच्छा करता है, तो हमें ये नजरिया देखना है कि टैक्स दे रहा है, कि वो व्यक्ति अगर टैक्स देता है तो इससे मदद किसकी होती है। फील्ड तो सबकी अब चुनिंदा लोग हैं, उसका कुछ टैलेंट होगा, कुछ क्या बहुत अच्छा टैलेंट होगा, सीधी सी बात है। मैंने क्या कहा, टाइमिंग के बारे में अनबिलीवेबल, बहुत कम लोगों को मिलता है, मतलब ब्लेसिंग है। अब वो ब्लेसिंग किसकी है वो देखते हैं। राइट। तो सर ये एक वीडियो है जिसमें एक लड़का आ रहा है और वो अपनी कुछ स्टोरी बता रहा है, तो हम अपनी ऑडियंस के लिए भी लगा देंगे। दिस इज फॉर यू आल्सो। तो पैसा बहुत है आपके पास, लेकिन शो ऑफ नहीं करते आप। हाँ, ये लिख के ही शो ऑफ कर दिया आपने। कितना पैसा है आपके पास? तो पापा लॉयर है और मम्मी की गवर्नमेंट जॉब है, तो बहुत है। अच्छा, तो ज्यादा कौन कमाता है? पापा, क्योंकि पापा का ओल्ड एज होम भी है ना, तो डोनेशन से आता है। तो कितने ओल्ड लोग हैं उसमें? 35। पहले कितने हुआ करते थे उसमें? पहले तो कम हुआ करते थे, फिर कोविड में साफ हो गए, फिर वापस आ गए। क्या टेक है आपका इस पे? नहीं, तो इसमें टेक किस पे देना है, मतलब ओवरऑल आपको क्या लगा, माइंड में क्या थॉट्स आ रही है?
थॉट ये है कि वो एक लड़का है, इसमें पहला तो थॉट है इन्वेस्टिगेशन का है कि अगर वो इन्वेस्टिगेट, बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर वो कह रहा है कि वो डोनेशन का जो पैसा आता है बेसिकली क्या होता है 12A और 80G का सर्टिफिकेट होता है। अगर किसी को कुछ डोनेशन मिलता है तो या फिर उसने जो कंपनी है वो सेक्शन 8 की कंपनी होगी, अगर वो लड़का बोल रहा है उसके फादर की, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन इस बात का है कि अगर डोनेशन आ रहा है, हाँ उसकी जो भाषा है कि लोग साफ हो गए थे, उसको मैं इसलिए नहीं बोलता, बहुत सारी ऐसी जिसको बोलते हैं ना स्लैंग्स होते हैं, बहुत सारी एक लैंग्वेज होती है, बट वो जो सवाल कर रहा है लड़का, इसका मतलब दिमाग का बहुत तेज है, क्योंकि पूरा का पूरा अगर कॉमेडी की आप बात कर रहे हो तो टाइमिंग का खेल होता है, इसीलिए टफेस्ट माना जाता है एक्टिंग के लिए भी। अगर आप कॉमेडी कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां पर लोग, उसने कुछ कहा, मुझे नहीं लगा कि उस समय ने उसमें कुछ कहा है जो आपने बोला, लेकिन इस लड़के ने जो कहा है तो इसके बाप की तो जो ट्रस्ट है या जो है पहले तो उसकी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, है ना। तो सर अब मैं आपको जो एंगल लोगों का दूसरा है, एक तो फनी साइड है ही है, दूसरा क्या एंगल है वो मैं आपको इस वीडियो के बाद दिखाता हूँ। आप ये वीडियो देखिए। हो गया क्या वहां पर? क्या हुआ क्या है? माइनर हार्ट अटैक। तेरे पापा को भी आया था ना? हाँ, वो तो पहली बार में हिट रेट उनका एक अटेम्प्ट में क्लियर। क्या मैं अब इसका मैं नैरेटिव बताता हूँ। अब इसका नैरेटिव क्या है कि एक तरफ तो चलो फनी है, मजा भी आ रहा है, इवन मैंने भी कुछ एपिसोड देखे हैं लेटेंट के, मजा आता है। अब दूसरा नैरेटिव जो लोग उठाना चाहते हैं, जो लोग आपसे सुनना भी चाहते हैं, कि एक तरफ हंसी है ठीक है, पर एक तरफ जो हमारा यूथ जा रहा है वो क्या कर रहा है, अपने पिता के मरने पर हंस रहा है कि मेरा बाप मर गया। ठीक है, उसका मरना ही बनता है ना उसके बाप का। यहाँ तो उनके पिताजी के मरने के पहले एक कमाल की चीज है, परवरिश ढंग की देते। कॉमेडी ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पिताजी गिरते हैं और आप हंसते हो तो उसके दो नैरेटिव है ना, बाप गिर गया, बूढ़ा गिर गया, और एक अरे पिताजी आपको कुछ हो गया। औलाद का एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, क्या होता है यहाँ बात, एक बाप कार देता है, दूसरे माँ बाप संस्कार देते हैं। सर लोग इस पे भी हंस रहे हैं। आप सब बता दीजिए, उसके कपड़े काट रहे हैं उससे। इसकी स्टोरी है कि एक लड़की है प्रियंका, ओके, उसका दोस्त एक डिजाइनर है। नहीं तो ये कॉमेडी शो है ना, कॉमेडी शो है, ठीक है, तो फिर उसमें ये क्यों है? हाँ, ये अब ये लड़की आई अपनी कुछ बात स्टोरी सुनाने, Okay. और ये बताया जा रहा है कि इसने कुछ अपने हस्बैंड को भी चीट किया, इस तरह की कुछ स्टोरी है। अब ये अपने हस्बैंड की स्टोरी बता रही है। इसका दोस्त है आदिल, जो कि इसके कपड़े फाड़ रहा है। आदिल प्रियंका के कपड़े फाड़ रहा है, एक डिजाइन बना रहे हैं, एक तरह से इनके लिए डिजाइन है, ठीक है। तो अब जो लोग कह रहे हैं ना, जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम, ये सवाल समय पे भी आ रहा है कि भाई समय किस तरह का कंटेंट प्रमोट कर रहा है, प्रमोट कैसे कर रहा है। अगर देखिए इसमें बहुत सिंपल सी बात है, मैं उस बच्चे को जानता नहीं हूँ, मैं एक बात की इज्जत कर रहा हूँ, वो लेजेंड है, बताता हूँ वो लेजेंड क्यों है। उसकी टाइमिंग कमाल है। तो लेजेंड जब कहते हैं ना किसी के लिए, लेजेंड बहुत बड़ा वर्ड होता है, लेकिन हर 10 साल में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कल्ट क्रिएट करता है, अच्छी की भी बुरे की भी। ओसामा बिन लादेन आया, उसकी बुरी कल्ट हुई, बट एट द सेम टाइम नेवी सील्स ने मार दिया, तो नेवी सील के बाद क्या होगा, स्पेशल फोर्सेस में नेवी सील्स की एक कल्ट बन गई कि भाई नेवी सील, उसके पहले किसी को नहीं पता था। 26/11 का हमला हुआ, लश्कर के लड़के आए, उसके बाद वहां पर जमात के लड़के थे, उन लोगों ने अटैक किया, तो कल्ट किसकी हो गई, वहां से बुरहान वानी वाली एक गैंग निकली जो कश्मीर में उसकी कल्ट को फॉलो करी, बट एट द सेम टाइम एनएसजी की कल्ट आई ना, आया ठोक दिया। तो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जो बलिदानी थे उनकी, उसके बाद पूरी की पूरी एनएसजी की 51, 52 की एक एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज की भी एक कल्ट हुई। तो एक जब कोई चीज होती है तो दो कल्ट बनती है, एक उसके फेवर में होती है, एक उसके अगेंस्ट में होती है, या फिर एक ओपोनेंट होती है, ठीक है। अब आप बात कर रहे हो कि अगर समय के प्लेटफॉर्म पे कंटेंट जा रहा है, एक एग्जांपल कहां पर है, यूट्यूब पर है। यूट्यूब की क्या पॉलिसी है, क्या किसी ने इस पे एफआईआर करवाई? नहीं। तो आप और हम निर्धारित ही नहीं कर सकते हो, ओपन सोर्स जिसको बोलते हैं। भाई आज की डेट में किस पे डाला, यूट्यूब पे डाला। यूट्यूब पर सर्च कौन लोग कर रहे हैं, आप क्या देखना चाहते हो, मैं नहीं देख पाया ये चीज, बट इसकी फॉलोइंग तो है ना। तो अगर उस लड़के ने, उस एक बच्चे ने 22, 23, 25 साल का लड़का है, उसने एक शो बना दिया एग्जाम्पल के तौर पे, उसने अपने, तो उसकी एक फॉलोइंग है ना जो उसको देखना पसंद करती है। लेकिन यहाँ बड़ी बात आती है, हम पूरी जिंदगी निकाली, मेहनत कर रहे हैं, जहाँ कोई बच्ची की तरफ, भारत का कानून क्या कहता है कि एक लड़की की तरफ, बच्ची की तरफ या महिला की तरफ आप 2 से 3 सेकंड घूर के देख लोगे तो आपका मॉडेस्टी ऑफ वुमेन का जो उसका एक केस बन जाएगा, आप सीधे जेल जाओगे 3 सेकंड से ज्यादा देखने के लिए। और यहाँ एक लड़की खुद के अगर कपड़े आदिल से फटवा रही है और कटवा रही है, तो फिर समझ में नहीं आ रहा है कौन से महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। सर सवाल बहुत बड़ा उठता है कंटेंट के ऊपर। आपने एनिमल मूवी देखी? नहीं, आई कुड नॉट सी। आपने उसका एक सेगमेंट जो कि बहुत अच्छा था, मैंने मूवी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। जी जी जी। पर दूसरा सेगमेंट मेरी बहन थी, मेरी बहन ने बोला कि ये मूवी मत देखियो। ओके, मैं बीच में देख रहा था, उसने बोला डोंट वॉच दिस मूवी, ठीक है, आई डोंट लाइक दिस। ठीक है। तो मैंने कहा यार मुझे तो मजा आ रहा है, इट्स जस्ट फिक्शन, एक तरह से दिखाया जा रहा है कुछ
रियलिटी कुछ है, वो ऐसा थोड़ी ऐसा ही होगा। No, I know the entire action part. हाँ, I know कि the sequences. They were very good. Yeah. Unbelievable. Movie मतलब अच्छी थी। That's how it should be. Yeah. Brutally होता है। जब एक्शन होता है तो एक्शन बहुत सालों बाद एक एक्शन ऐसा था Right. जो बहुत अच्छा था। Right. आप समझ सकते हो उसमें क्या यूज हाँ, हाँ। तो अब बहुत फेमस एजुकेटर हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा, विकास दिव्यकृति जी। ठीक है। उन्होंने ये बात क्लेम करी हाँ। कि एनिमल जैसी मूवी हमारे समाज को 10-15 साल पीछे कर देती हैं, अच्छा। क्योंकि आप जो दिखा रहे हो वही चीजें लोग अपनी लाइफ में फॉलो करने वाले हैं, थप्पड़ मारने वाले हैं, और वो वायलेंस जो है, लड़के वैसे स्टड बनना चाहेंगे वैसे। अब जैसे मैं जितने लड़कों से बात करी, सब यार राघव मजा आ गया, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं जिन लड़कियों से बात कर रहा हूँ, मतलब डोंट टॉक टू मी अबाउट दैट मूवी, आई रियली डोंट लाइक इट। तो वो जो नैरेटिव है वो नैरेटिव चेंज हो जाता है। तो ये इसका जो सर्टिफिकेट क्या था इस मूवी का? सर्टिफिकेट, Was it an adult? आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई थिंक इट हैज टू बी अडल्ट। देखिए दो चीज़ें हैं, फिर मैं वही बात करता हूँ। यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इसमें 3 प्रश्न हैं। एक, दिव्यकीर्ति साहब का आपने बोला बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, मुझे लगता है वो बहुत अलग उनका पर्सपेक्टिव होता है, तर्क रिस्पेक्ट है, तर्क है। सिर्फ एक प्रश्न है मेरा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि वो कोचिंग क्लास में बच्चों की मृत्यु हो गई थी पानी में डूबकर, बेसमेंट में जो basement बना हुआ था, ठीक है? राइट। उस समय इनने क्या बोला था? इन्होंने सर अपना, जो मैंने वीडियोस देखी थी, फॉलो किया था मैंने इस चीज़ को, उन्होंने अपनी तरफ से गाइडलाइंस दिखाई थी। ठीक है। हाँ, अब उस समय वही बोल रहा हूँ कि उन्होंने उस समय क्या किया, गाइडलाइन दिखाई कि इतने की परमिशन है, इतने की परमिशन नहीं है, करेक्ट? उनने पूरा पक्ष रखा। मैं ये कहता हूँ कि इसमें उनने गाइडलाइन क्यों नहीं दिखाई? वो तो ज्ञानी व्यक्ति है, आदमी को ना लॉ समझ में आता है। और दिव्यकीर्ति साहब जैसे जो लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, गुरु हैं यार, ज्ञानी लोग हैं, उनके हजारों लाखों बच्चे, उनकी भी 2 चीज़ें हैं ना। एक तरफ लोग बोलते हैं कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, दूसरे लोग बोलते हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ज्ञान से पैसा कोई कमा रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उनने एक रखा कि ये गाइडलाइन है, इतनी इतनी कैपिंग होती है, इतना इतना फ्लोर होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, करेक्ट? उसमें मैंने एक बहुत लंबा वीडियो किया था, आधे घंटे का था, जिसमें ये हुआ क्यों। बच्चों को तो प्रॉब्लम उस एरिया में होती ही है ना, जब पानी गिरता है तो उसमें तो सब जिम्मेदार हो जाएंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब हो जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार इन्वॉल्व है, लॉ तो उनके पास आएगा। फिर स्टेट को उनने क्या दिया, स्टेट में भी क्या यूनियन टेरिटरी है, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। कोचिंग माफिया है, एक बहुत बड़ा कोचिंग माफिया है हिंदुस्तान में, आप भी जानते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर दिव्यकीर्ति साहब यही चीज़ पॉइंट वाइज लाते ना, कि ये कानून कहता है इतना दिखा सकते हो, और ये कानून कहता है इतना नहीं दिखा सकते, क्या उनने ऐसा कोई वीडियो किया? उन्होंने मैसेज दिया कि वीडियो देख के इफेक्ट क्या पड़ेगा। कैसे नहीं, कैसे वीडियो कर सकते हैं? उनने वो मूवी देखी, उनने उस पर रिएक्ट किया, करेक्ट? क्या वो हर मूवी पर रिएक्ट करते हैं? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, मैंने नहीं मुझे देखा, नहीं मैंने लगता वो- एनिमल जैसी मूवी पे ही उनका, मुझे नहीं लगता वो इतने बड़े व्यक्ति हैं कि वो कोई मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। Right. और मूवी का रिव्यू, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वो भी एक एक्सपर्ट का काम होता है। ओके। बहुत टफ। एक कंटेंट के ऊपर हम ये टॉपिक खत्म करेंगे। एक लास्ट आपका रिएक्शन ले रहा हूँ इस वीडियो पे। इसको सुबह से लेकर रात तक आप क्या क्या करते हैं? कितने टाइम के बीच? मेरे को ऐसे तो रात को मैं लेट से सोता, लेकिन सुबह सुबह उड़ी आता है, कोई 9 साढ़े 9 बजे करीब मैं ब्रश करते हुए निकलता बाहर, फिर आगे घर में जो बात खुल के बोलना चाहता मैं आगे घर में नाश्ता करता, उसका बाद जाता जो बात क्लियर में गांजा फूकता होमिस लोग के साथ, मेरे 2-4 होमिस है उसके संग गांजा फूकता, उसके बाद मैं काम में निकल जाता। तो भाई ये रहा इनका लाइफस्टाइल सर। ठीक है, सुअर को गू खाने से रोकोगे कैसे? उसको वही लगता है माँ कसम इससे टेस्टी कुछ नहीं है। सुअर को गू खाने से रोकोगे कैसे? सुअर की फेवरेट डिश क्या है? गू। आपको ये वीडियो इसलिए दिखाई दी गई क्योंकि गलत है ना, मैं तो बोल रहा हूँ। इसीलिए वीडियो दिखाई गई। सॉल्यूशन क्या है मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम पे बात मत करो, हम इससे लंबा डिस्कशन सॉल्यूशन पे, तीन सेंटेंस का सॉल्यूशन है। बताइए। गांजा बिक रहा है तो बगैर नेताओं की परमिशन की गांजा देश में बिक सकता है क्या? नहीं बिक सकता, क्योंकि ब्यूरोक्रेट की तो नौकरी, आप पुलिस को ऑर्डर दे दी, किसी के बाप की औकात नहीं है। गांजे की बात करें ना आप साहब, एक सिरिंज इस देश में इधर से उधर नहीं हो सकती। इसका मतलब मेडिकल वाले भी इन्वॉल्व है ना, जो सिरिंज बेच रहे हैं। ओके, फिर जो चिट्टे ठोक रहे हैं, बच्चों को बर्बाद कर दिया, नस्लें बर्बाद कर दी। लेकिन क्या ये इकोनॉमी का हिस्सा है? ब्लैक, अच्छा कौन है जो गूगल प्ले से गांजा खरीद रहा है? क्या बोलते हैं उसको, गूगल पे से। कौन है जो ऑनलाइन पैसा अपना कार्ड से गांजा खरीद रहा है? पकड़ा नहीं जाएगा। मतलब कैश में बिक रहा है, कैश में लोग खरीद रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? कौन क्या है सर ऐसे लोग? यही है ना, ये लोग कौन ये है? माफिया कौन है? क्या आपको नहीं समझ में आता कि इसके पीछे का माफिया इन्वॉल्व होगा? इस माफिया को एक्सपोज क्यों नहीं संसद में किया जा रहा है? कौन है ये माफिया, बताओ। कौन है ना आपसे पूछ रहे। माफिया जो गांजा बेच रहा है,
और जो गांजा खरीद रहा है, इसके बीच का जो डीलर का पूरा एक नेटवर्क है, वो पकड़ा जाता है। आपको पता है ये बात? छूटता क्यों है? हिंदुस्तान में सबसे महंगी ड्रग कहीं बिकती है तो कहाँ बिकती है? बैंगलोर के अंदर बिकती है। आपको कैसे पता? क्योंकि मेरे पास रिसर्च है, मेरे पास रिपोर्ट है, मेरे पास वो बंदे हैं जिनने उठाया है, जिनने पूरी कार्रवाई की है, उठा के डाला है। मालूम है कहानी क्या होती है? आप हमेशा पकड़ के डाल रहे हो, एक आदमी का नाम आता है, गुर्गा खड़ा कर दिया जाता है, उसको उठा के जेल में पकड़ा जाता है। ये कहानी खत्म। 15 से 20 साल चार्जशीट, आपको पता है कितनी बड़ी 10-10 हजार पेज की चार्जशीट पेश की जाती है, फिर सरकार बदल जाती है। तो सवाल आप सरकार पे उठा रहे हैं? ना, जो बदल रही है। सिर्फ सरकार पे नहीं उठा रहा हूं मैं ये कह रहा हूं सिस्टम पे, पूरे सिस्टम का फेलियर है। अगर देश में बच्चे गांजा पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, मजाक चल रहा है क्या? पुलिस की स्टेटमेंट से कि साहब हम रोकते तो हैं, दूसरा डीलर कैसे खड़ा हो जाता है? क्या अच्छा चलिए, सबसे सिक्योर क्या है हिंदुस्तान में? जेल को कहा जाता है। जेल सिक्योर है ना? जेल के अंदर नशा नहीं चल रहा क्या? मुद्दा सिंपल सा ये है साहब, किसको कहते हैं ना, पूरे आसमान में अगर फटा हुआ है, कहां सिलोगे, लेकिन कम से कम उतना सिल सकते जो अपने कंट्रोल में है। सीधी सी बात है, मेरे एक दोस्तों ने बड़ी अच्छी बात कही, अगर मैं शायर हूं तो कम से कम शायरी ठीक रखूं, अगर मैं खाना बनाता हूं तो खाना ठीक रखूं, अगर मैं झाड़ू लगाता हूं तो झाड़ू ठीक रखूं। फिर मैंने कुछ जोड़ा, अगर मैं उस्ताद हूं तो अपने चेलों को ठीक रखूं, अगर मैं गुरु हूं तो अपने गुरुकुल को ठीक रखूं, अगर मैं शिक्षक हूं तो अपने विद्यालय को ठीक रखूं, अगर मैं प्राचार्य हूं तो अपनी शाला को ठीक रखूं, अगर मैं विधायक हूं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ठीक रखूं, अगर मैं सांसद हूं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ठीक रखूं, अगर मैं मुख्यमंत्री हूं तो मेरे राज्य को ठीक रखूं, अगर मैं आईपीएस हूं, आईएएस हूं तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र में ये नहीं होना चाहिए, अगर मैं मुख्यमंत्री हूं तो मेरा राज्य मेरी प्राथमिकता है, अगर मैं एक नगर सेवक हूं तो मेरा उस नगर के अंदर जितने लोग आते हैं वो उनकी मेरी प्राथमिकता है। यहां बात ये आती है मेरे कंट्रोल में क्या है। अरे किसी के बाप में, आप गांजे की बात करें, मेरे जितने शिष्य हैं, मुझे गर्व से कोई टाइगर श्रॉफ पे इल्जाम लगा दे, हान शेट्टी पे कोई इल्जाम लगा दे, सुभान नडियाड वाला पे कोई इल्जाम लगा दे, सुफियान नडियाड वाला पे कोई इल्जाम लगा दे, आप मेरे बच्चों में युग देवगन पे लगा दे, ईशान शेट्टी पे कोई वो लगा दे, वैष्णव शेट्टी पे कोई इल्जाम लगा दे, श्लोका शेट्टी पे कोई इल्जाम लगा के दिखा दे, जो मेरे शिष्य हैं जिनका मैं लाइफ कोच हूँ। बच्चों को बचपन से लेके इतने 15-15 साल जाते हैं साहब। बात ये है ना, यहाँ पर मेरे जो शिष्य हैं उनको क्यों नहीं कर पा रहे आप? क्योंकि उनने क्या चुना, उनने जो गुरु ने कहा वो चुना। तो यहाँ पर तो गुरुओं पे भी इल्जाम है। सर मैं ना वो खालिस्तान वाले टॉपिक पर आना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से ये जो खालिस्तान का मुद्दा है और जिस तरह से कनाडा में वो चीज़ बढ़ती जा रही है, और हालांकि अभी पीछे एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई कि मंदिर में भी बीच में कुछ अटैक हुआ है कनाडा के अंदर, तो उसके बाद हिंदू कम्युनिटी भी काफ़ी वहाँ पर वायलेंट हो गई, काफ़ी जो वहाँ पर जाट थे वो बहुत ही उनके अंदर आया कि किस तरह से। तो जो खालिस्तान का पॉइंट है, आपके हिसाब से खालिस्तान इशू किस तरह से खत्म हो सकता है? खालिस्तान का क्या वजूद है? कृते प्रतिकृतं कुर्यात् अहिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टौ दुष्टम समाचरेत। चाणक्य सूक्त बहुत क्लियर कहता है इस बात को। मैं जो करूँ वो तो बहुत पहले, कृते प्रतिकृतं कुर्यात्, जो कृतज्ञ मुझसे हाथ जोड़ के बात करेगा मैं उससे हाथ जोड़ूंगा। कृते प्रतिकृतं कुर्यात् हिंसने प्रतिहिंसनम, जो हिंसा करने आएगा उसका क्या वध करना पड़ेगा ना, आपको लड़ना पड़ेगा। शास्त्र ज्ञान देता है सही समय पर सही कारण से सही निर्णय लेकर शस्त्र उठाने का। यही है ना शास्त्र क्या कहता है, कृते प्रतिकृतं कुर्यात् हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टौ दुष्टम समाचरेत। कोई आपका मारने आया है और आपने, यही तो सेल्फ डिफेंस एक्ट कहता है, तो आप मारते रहोगे हर बार। अगर वहां पर जट लोग क्यों ना हो, हरियाणा के लड़के हैं, हर बार जब तिरंगा जलाया जाता है हरियाणा के जट पहलवान लोग लड़ जाते हैं। सिर्फ हरियाणा के नहीं, हिंदुस्तान के बच्चे लड़ने खड़े हो जाते हैं। क्यों साहब? उस तिरंगे को मानते हैं ना, अपना है यार। कितनों ने फांसी झूली है, कितनों ने गोली खाई है। अबे क्यों झूठ बोलते हो कि सिर्फ चरखा चलाने से आज़ादी आई है? तो जब तिरंगे के पीछे लगे ना लहू, आपको 3 रंग दिखते हैं, 4 रंग दिखते हैं साहब, उसके नीचे डंडा है, डंडे के नीचे तिरंगे के डंडे के नीचे मलबा है, मलबे में शहीदों की शहादत है, बलिदान दिया है माओ के बेटों ने, तब वो तिरंगा फहराता है। साला गुस्सा इस बात का आता है कि हम किस नपुंसक टाइप का व्यवहार करते हैं कई बार। अरे एक यूनिट को परमिशन दो, लेटर दो, सर काट के ले आएंगे जो तिरंगा जलाएगा। अगर यही बात है ना, कनाडा में चिंधी चोर है, 10, 20, 50 पूरे सरदारों का अपमान करके रख दिया है इन लोगों ने। अरे ये वो सिख कम्युनिटी है यार जिसे चादर हिंद कहा जाता था। जस्सा सिंह अहलूवालिया साहब जिसके डर से बोलते थे कि 12 बज गए सरदार के, तुमने उसको भी जोक बना दिया इन बेवकूफों के कारण। अबे तुम पख उतार दो यार कम से कम। कैसे एक सच्चा सरदार जो गुरुओं की कौम का अपमान कर रहे हैं यार,
वो पंजाब की धरती से जहां तुम गए तुम उस धरती का अपमान कर रहे हो। कौन सी धरती यार? गुरुओं की धरती है। क्या कहा गया पंजाब के बारे में? मुझे दुख इस बात का है, खालिस्तानी 10-20-50 प्लेयर इनके तुम 2 बे लेटर पे हम इनके डंडे कहाँ साले तिरंगा जलाने की बात करें, माचे जलाने में इनके फट के हाथ में आ जाएगी साला। माचे जलाने में, तिरंगा जलाना छोड़ो, हाथ कांपेंगे सालों के। लफड़ा ये ना, हम नपुंसक बन के बैठे हैं, सरकार के स्तर पे आप नपुंसक बन के बैठे। बोल रहा हूं सीधे, ठोको ना घुस के। काहे की स्पेशल ऑप्स है हमारी, काहे की स्पेशल हमारी यूनिट्स हैं यार? परमिशन दो साहब। वहां पर मंदिर, अरे मंदिर एक संस्था की बात होगी, मैं उसकी बात मैं फिर घूम फिर के आऊंगा। कब तक बैठा रहेगा हिंदू? इसी बात के लिए ना हम बात करें। यहाँ हिंदुओं से बड़ी एक चीज है, हिंदुस्तान का अपमान हो रहा है। और जट लड़के खड़े होते हैं। अगर एक बात बताइए, जो सिविलियन लड़के हैं वहां पर लड़ने खड़े हो जाते हैं। अगर उसी जगह हमारी फौज की एक यूनिट चली गई, कमाल की बात तो ये है ना, ये जो सरदार फर्जी सरदार हैं, ये जो अपमान कर रहे हैं गुरुओं का हमारे, अगर हमारी एक खालसों की यूनिट ना, अरे एक सेक्शन 10 लोगों जाके उनको पेल के आ जाएगा। क्योंकि असली खालसों के बारे में ये अपमान करवाते हैं, उन सिखों का ये अपमान करवाते हैं जो हिंदुस्तान में। यार यहां पर ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये धरती देश पंजाब दी, जिथे एथे वंगदे पंच दरिया, एथे रहमत सच्चे रब दी कर गुरुआं पीरां दा, एथे हुंदी अरदास भी भला मंगदे दुनिया दा। अरे हम तो अरदास करता है वो पंजाब यार, दुनिया का दुश्मनों तक के लिए प्रार्थना करता है। उस गुरुओं की कौम को, अरे उन खालसों को तो बदनाम ना करो। ओए हाँ, क्या लिख दे। और जहां महाराजा रंजीत सिंह, हाँ, उनने काबुल पंजाब जीत लिया, अफगानिस्तान दान में दे दिया। अरे गुरुओं का अपमान मत करो यार। जब गुरु तेग बहादुर सिंह साहब ने जब औरंगजेब के सामने, अरे बच्चों ने सिर नहीं झुका यार, अपना धर्म नहीं छोड़ा, वो धर्म नहीं छड़िया वो गुरुआं दा। इथों की कर दे, बदनाम कर दे उस कौम नू, उस कौम दी औकात बता सी। ए बंदे सारे आके बेइज्जती कर दे सिखां दी। और पता भी खालसा कौन सी आरियां दे थल्ले कटे गई सी, वतन दे लई की कीता, औकात नहीं नाली करन दी। ये साल अच्छा, और हम सब चुप हो जाते हैं। खालसा कौन सी कौम है यार? गुस्सा क्यों ना आए मुझे? क्या हो रहा ना, आप उन देशभक्तों का अपमान कर रहे हो और हम सब चुप रहते हैं। यहीं पर अरे इन्हीं खालसों की एक यूनिट को भेज दो, काट के सर ले आएंगे उन आतंकवादियों का जो अपमान कर रहे हैं, तिरंगा चला रहे हैं। यहां गुस्सा ना बहुत कम दिखा पा रहा हूं, क्योंकि मैं, लोग कहते हैं गुस्सा आता है बे, है टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारे खानदान से ज्यादा सबका मिला के उतना टेस्टोस्टेरोन है, मारता है खून उबाल साला। वतन की बात आएगी, नपुंसक नहीं है बे, है दम, भगवती की कसम, मां चामुंडा की है किसी माँ के लाल में दम। तिरंगा जला के छोड़ो बे, औकात दिखा दे। जिंदा जला दूंगा अगर कोई तिरंगा जलाने की बात करेगा, उतनी औकात है, जुबान दे के जा रहा हूं। है किसी माँ के लाल में दम, बुला लेना जब जहां जैसे जिस जगह पे बोलोगे। तिरंगा जलाएंगे, जिंदा जला दूंगा साले को वहीं पर, पहले काटूंगा साले को और उसकी वहीं पर टुकड़ों को जलाऊंगा मैं। वो सुनो, सनकियों से ना, पागलों से फिर वही बात है, जब जो तो कहते सी ना पागल हो गए, फिर वो सोचो अभी तो सीधे साधे पॉडकास्ट में बैठे तो इतना गुस्सा है। और हाथ पैर पहले चलाए, पॉडकास्ट में बाद में आए हैं, इंटरनेट पे बाद में आए, हाथ पैर बहुत सालों से चलाए, और कैसे चलाए आपको भी पता है, पता कर लेना आपके साथ वालों से जिनके साथ आप बैठते हो। यहाँ इसी बात का गुस्सा, और जिसको गुस्सा नहीं आ रहा ना, वो साला वैसे ही वतन का गद्दार है। सर ये जो पन्नू कह रहा है कि फ्लाइट में हर तीसरे दिन पन्नू की कोई स्टेटमेंट आ जाती है, वो पन्नू को क्या कहोगे आप? पन्नू की नुन्नू काटेंगे हम, लेके आओ, हमें परमिशन दे दो, लेटर दे दो, हम पन्नू की पकड़ के नुन्नू काटेंगे। पन्नू की कट गई नुन्नू, ये है समाचार। पन्नू की कटी नुन्नू, दे तुन्नू पे तुन्नू, पाजी पन्नू की कटी नुन्नू, आ नुन्नू काट दा मैं। ऐसी ऐसी छोटी, जो पहले तो बहुत छोटी ही होगी, लेकिन फिर भी जितनी होगी उतना काट दूंगा साले की। और नुन्नू काट के छोड़ दो, पूरी दुनिया में फैला दो पन्नू दी कटी नुन्नू, उस दिन बाद पन्नू कुमरा। अब बोलो, जा बे घूम, नुन्नू कटवा के घूमते रही ऐसी की तैसी। अरे पन्नी नुन्नू चुन्नू साले, बहुत नुन्नू पुन्नू चुन्नू देखे दो तो साहब। फिर लोग कहते हैं कि सर आप अबे अधिकार दे दो, एक लेटर ना, एक लेटर, बस लेटर किस बात का, हमें दे दो आप, चलो उसके बाद हमें जेल कर लेना, चलो इतना भी मंजूर। चल हमारी आशिकी की छोड़ो बे, हम उन आशिकों की कौम से आते हैं ना, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है जिंदगी के लिए। मेरा धर्म कहता है मैं हजारों बार, सहस्त्र बार भी जन्म ले सकता हूँ। हमको क्या एक बार मारोगे? विचार है, विचार हूं मैं,
मेरी जुबान है ना, विचार हूँ, कोई बात नहीं। और आएंगे वतन के आशिक, मार के देखो मेरे पीछे भी करोड़ों, मेरे पहले भी आशिक पागल बहुत से थे, आज भी हैं, मेरे पीछे भी बहुत आएंगे। आशिकों का जत्था है, इसीलिए तो कहा गया ना कि आज़ादी को चली बयाने इनकलाब दी बोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस आएंगे। ये क्यों कहा गया? यही है ना, रंग ने आजादी का चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये ना कि पन्नू नुन्नू मेरे को, तो फिर मैं बताता हूँ, पन्नू की नुन्नू से टांग दूंगा, पन्नू को पकड़ूंगा, पन्नू को ऐसा तराजू के जैसे नुन्नू बांधूंगा, पन्नू की ऐसी तार से लटका दूंगा साले को, और वो वीडियो वायरल। इसके लिए जो सजा है मंजूर है। ऐसी कौन सी सजा है बे? अगली बार फिर आ जाएंगे, उसमें क्या, वतन है, अपना धर्म कहता है, अपना वतन से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। और नुन्नू पुन्नू साले कहाँ, एक तो साले बुरे दिन देखो, नुन्नुओं की बात करें, पन्नू की, पन्नू पुन्नू कहता है और लोग मजे भी लेते हैं। बात मुझे सिर्फ, तो पन्नू को जो कहना कहे, एक तो खालसों को बदनाम न करे, कौम को, गुरुओं की कौम है यार, पहली ऐसी कौम पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया की, संत फकीर और योद्धाओं की। जब तक शस्त्र नहीं उठाएगा सिख, जब तक आप उसके संत को, धर्म को नहीं छोड़ोगे। गुरु ग्रंथ साहिब, हम मतलब क्या क्या लिखा गया आप सोचो गुरु ग्रंथ साहिब में, तो ये क्या, अच्छा इनने के गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा होगा आपको लगता है? यही तो बात आती है। अरे जो अपनी माटी का नहीं हुआ, या हिंदुस्तान नहीं आए आधे तो, और इनको अच्छा खालिस्तान चाहिए, दे दो बे, आओ हमारे पास, हम दे रहे हैं, हम तो लेके बैठे हैं, आओ बे, हम पूरा खालिस्तान दे देंगे। पहले 50 एकड़ से शुरू करेंगे, हम बना देंगे, इनको बहुत चाहिए ना, आओ। करोगे क्या बे तुम? करोगे क्या खालिस्तान? तुमको रहना इधर है नहीं, तुम अपनी ऐसी तैसी उधर करवा रहे हो। ये वतन को, गद्दार लोग हैं ये, जो खालिस्तान की मांग करे। मैं तो सीधे बोलता हूँ, अबे हिंदुस्तान के तुम सगे हुए नहीं। जिस वतन ने तुम्हें पहचान दी, जब ये बाहर गए थे भारत से, तो पासपोर्ट तो भारत का ही था ना। अबे जब तुम भारत के पाक सगे नहीं हुए, कनाडा की आज तुम तब तक हो जब तक कनाडा में फायदा है। और कनाडा बहुत छोटी चीज़ है, एक दिन में हैंडल हो सकता है। और मुझे लगता है, हाँ एक बात है, भारत सरकार ने फिर भी बहुत स्मार्टली इसको हैंडल किया है, लेकिन हमें असॉल्ट पे आना पड़ेगा, सिर्फ असॉल्ट पे। वो कोई ऑप्शन नहीं है, सीधी सी बात है। जब कटेंगे ना 2 4 10 50 खबर बड़ी होगी ना, तब सबकी जुबानें आएगी। तुम जुबान से भारत को कुछ कहोगे, जीभ निकाले काट दो सालों की। लोग कहते हैं वायलेंस है, हाँ है बे, दुनिया में शांति चाहिए, हमको बताओ, हम बताते हैं 24 घंटे में सन्नाटा क्या होता है। सन्नाटा, वतन के खिलाफ आवाज उठने के पहले ना पुश्ते, मैं सच बता रहा हूं, एक बार मेरा वो वाला रूप जो चामुंडा महाकाल का, कामाख्या का, जो माई बेरी, जो माई हो, जो बजरंगी का एक बार देख लेना, मेरे बंदों के साथ में चला जाऊं, सच बता रहा हूं, ये कोक में मना कर देंगे, अपने बाप के अंदर मना कर देंगे कि स्पम से नहीं निकलेंगे, कि माँ कसम उस बंदे उधर नहीं जाना जहां ये रहता है। ये हिंदुस्तान तो फिर वो है, एक बार मारते रहेगा तो बप्पा रावल ईरान तक, साला उम्मेद खलीफा के मेन आदमी को, मोहम्मद बिन कासिम को 450 साल तक नहीं आए थे। तो ऐसा है, 50-100 साल की तो व्यवस्था कर सकते हैं, दीजिए तो सही साहब, हमें दीजिए घोड़े, हम लगाते हैं इनके, मतलब वही वाली बात है, दे दिए हम तो, आई एम रेडी फॉर दैट। बट भगवती ना करे कभी ऐसा मौका है, झेल नहीं पाएंगे साले। जो हम करने के लिए सक्षम हैं वो पॉडकास्ट पे नहीं है। कभी मौका मिलेगा तो वक्त आने दे, बता देंगे हम। वही है ना आसमा, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बाजुए की जगह में मतलब ये बहुत क्या कातिल, इनके क्या है कि घंटा कातिल, ये साले चिंधी चोर हैं, रात भर दारू पीते हैं साले, हैं नशेड़ी। अबे कहाँ से तुम दारुओं की बोतल के साथ भेजते? यही तो अपमान कर रहे हैं ना धर्म का। अगर ये धर्म ही सीख गए होते तो हरकत नहीं करते। जहां हर गुरु ने जन्म लिया, आप गुरुओं की जमीन का कैसे अपमान कर सकते हो? राइट सर, अब जैसे काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी आई थिंक एक इमोशनल टोल सबके लिए था, और आई थिंक ये लोगों को चाहिए भी था कि कोई हम सबका जो गुस्सा है, हम सबके दिल में जो चीज़ है, जो अपने देश से प्रेम है, वो ज़ुबान से शायद आपने आज दिया। सर आपने अल्कोहल की बात करी जी। अभी रिसेंटली दिलजीत दोसांझ भारत में वन ऑफ द टॉप मोस्ट सिंगर्स, और उनके गाने मैं बहुत पसंद करता हूँ जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। और सर खुशी इस चीज़ की है कि जो एज एन इंडियन आर्टिस्ट, जो पूरे गोट एक्चुअली अनबिलीव। अब सर जो लेटेस्ट उनकी कंट्रोवर्सी हुई, मे बी आई हैव नॉट फॉलोड, बट हाँ, पर क्योंकि ये एक जो सिंगर है, क्योंकि अब क्या हो रहा है सर, एक रेवोल्यूशन आ रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में। अब लेबल से ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट पूरे स्टेडियम्स को सोल्ड आउट कर रहा है। हाँ, अनबिलीवेबल। और इसके लिए आई थिंक जो क्रेडिट है, चीज, हाँ, इसके लिए क्रेडिट जो है वो दिलजीत दोसांझ को देना ही पड़ेगा, जिस तरह से वो पंजाबी म्यूजिक को बाहर लेकर गए हैं।
अब सर हुआ क्या, जो लेटेस्ट इनका कॉन्सर्ट था, एक दिन पहले बजरंग दल वहाँ जाता है और वहाँ पे वो कहता है कि लिकर और मीट वहाँ पर सर्व नहीं किया जाएगा। और इस बात के ऊपर काफ़ी जगह, शायद पुणे में भी और काफ़ी जगह ऐसे बैन्स भी लगाए गए। तो दिलजीत दोसांझ एक तरफ से कहते हैं कि यार मतलब आप पूरे देश से अल्कोहल ख़त्म कर दो, मैं अपने इवेंट्स में भी नहीं करूँगा। तो ये आपको क्या लगता है, एक आर्टिस्ट जो उभर रहा है, क्या उसको दबाने की कोशिश की जा रही है? दिलजीत दोसांझ पे आपका क्या टेक है? उसको दबाने की बात तो भुल जाओ, कहते सी ना जिस तो गुरु आशीर्वाद देने ने डायरेक्ट वो दुनिया दी औकात ते बाहर होंदा सी। तो जिसको गुरुओं का आशीर्वाद हो ना, 3 चीज़, उसको दबाने की औकात अभी किसी की नहीं है। क्योंकि अब बात यहाँ पर आती है, दिलजीत जब तिरंगा लेके जाता है ना, मेरे मतभेद विचार वो अलग चीज़ है। एक आर्टिस्ट की अगर बात करें, हिंदुस्तान का एक व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसके 2-3 चीज़ें आप पहचान जाते हो किसी की बात से, समझ से, जो उसका रिएक्शन होता है, ठीक है। अब आपने 3-4 पॉइंट रखे उसमें। पहला पॉइंट ये रखा कि कंट्रोवर्सी हो शराब वाली, ठीक है। शराब तो लॉकडाउन में बंद नहीं हुई। अब आते हैं दिलजीत दोसांझ की जो कंट्रोवर्सी जो आप कह रहे हो, आपको नहीं लगता वो इतना बड़ा एक आर्टिस्ट उभर के आता है, पहली बात तो किसी की औकात के बाहर है, उसको दबाना इसलिए नहीं दबा सकते। जब आदमी एक स्तर पे पहुंच जाता ना, वो वक्त उसका है अभी। मुझे सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है ना यार, उसने पख नहीं छोड़ी, अपने धर्म दा पालन किया सी। कहते ना कि गुरुओं की वाणी का उसने सम्मान किया, जो गुरुओं ने लिखा उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज सरदार, वो सरदार का मतलब क्या होता है, एक लीडर होता है, बॉर्न लीडर होता है, सिख है ना वो। उसने अपनी पख की इज्जत करी, दुनिया भर में परफॉर्म किया। कौन जा रहा है? अच्छा, दिलजीत के पास पासपोर्ट कौन सा है? भारत। अब बताइए कौन से देश का झंडा पकड़ के उसने कॉन्सर्ट्स किए हैं? भारत। मेरे लिए इतना काफ़ी है। मैं हमेशा कहता हूँ तेरे करोड़ गुनाह भी माफ़ कर दूंगा, बस भारत माता की जय कह के दे। सही बात है। और सर एज अ इंडियन ऑल्सो उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन बड़ी खूबसूरत दी। अच्छा। उन्होंने कहा कि यार मैं ना एक पंजाब के छोटे से गांव से आता हूँ। बताइए आप। और जब बताइए मैं आप। अब जब मेरी माँ ने, कहता है जब मेरा जन्म हुआ, क्या बात है? तब मेरी माँ ने मुझे पंजाबी सिखाई। क्या पहला बात है? अक्षर मादी जो- बोली है, हाँ, मादी बोली सी। हाँ, हाँ? तो वो कहता है मेरी माँ ने मुझे पंजाबी क्या सिखाई। बात। तो मैं जब ये बोलता हूँ ना पंजाबी आगे हुए, हाँ। मेरे को गर्व होता है कि मैं कहाँ से आया हूँ और आज कहाँ पर आया हूँ। मेरी माँ बुंदेलखंडी बोलती है, आपको बताता हूँ। मेरी माँ बुंदेलखंडी बोलती है, ठीक है। अब बुंदेलखंडी क्या होता है, क्या भैया क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हूँ मैं, तुम मार भी तुम्हें। नाउ दिस इज बुंदेलखंडी, कम्स फ्रॉम अ सेक्शन ऑफ भारत सेंट्रल इंडिया। मेरी माँ बुंदेलखंडी बोलती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरे लिए कितनी अभिमान की बात है कि हम अगर किसी को बोलेंगे ना कि कोई बात है कि ओ मैं तेनू एक बारी में वार्निंग दे रहा है, इसके बाद ही मैं समझाना नहीं, फिर हाँ फिर उसके बाद ही मैं फिर वही है ना, मैं वट कर देना, फिर एक ये बात हो गई। अब बुंदेलखंडी क्या बोलेगी, देखो भैया तुम्हें समझा दे रहे, नहीं तो हम बता रहे, तुम्हें एक ही बार समझा भी नहीं, इतनी चप्पल बीमार सब समझ में आ जाए तुम्हें। नाउ आई एम सो प्राउड टू से दैट मेरी माँ की अगर कोई बोली है तो मुझे उसका अभिमान होगा। हिंदुस्तान इकलौती ऐसी जगह यार जहाँ सबकी माँ की बोली अलग है। अंग्रेजों में देखो माँ की भी बोली सेम, बाप की भी बोली सेम। हाँ, पहले बात तो उनकी माँ बाप ही 18 साल के पहले बदल जाते हैं कि माँ का बॉयफ्रेंड कोई और, रहने दो कोई भी, ठीक है। बट यही बात है यार, आज वो एक मैं कहता हूँ किसी के स्ट्रगल का सम्मान क्यों नहीं करते। कमाल की बात है ना, गोलकीपर की जिंदगी है हर आर्टिस्ट की, गोलकीपर की जिंदगी हर गुरु की, गोलकीपर की जिंदगी है हर योद्धा की। कितने युद्ध बचाए, कितने गोल बचाए, कितने बच्चे सिखाए, सब भूल जाएंगे बस एक गलत हो जाए। क्या बात, बिल्कुल सब उसी को छेड़ते हैं। तो ठीक है, इंसान है ना, मैं तो खुद कहता हूँ मेरे से लाखों गलतियां हुई होंगी, बस 2 कभी गलतियां ना की, ना मेरी कभी मेरे खून से, ना मेरी आखिरी सांस तक ये गलती नहीं होगी जब तक मेरे अंदर कॉन्शियस है। पहला, ना मैं नमक से गद्दारी करता हूँ, ना वतन से गद्दारी करता हूँ। मैं आज भी अपना हुनर, पसीना और खून बेचता हूँ, वतन नहीं बेचता हूँ साला। वतन से बड़ा ना कोई था, ना है, ना रहेगा। तो यही बात है, जो हुनर बेच रहा है अपना, बेच रहा है ना, हाँ बेचते हैं, अबे वतन तो नहीं बेचते बे। क्या बात। तो हुनर बेचना, आप बेच रहे हो ना, अपना वक्त बेच रहे हो। आप किसी का क्या खरीदते हो? वक्त खरीदते हो। जिसका वक्त चल रहा है उसका वक्त बिकना चाहिए। मैं चाहता हूं चाहे दिलजीत दोसांझ हो, चाहे हमारे क्लासिकल वाले लोग हैं, चाहे एक से एक हमारे कोई भी, हमारे आप बोलो ना, और सखी सैया तो बहुत ही काम आते हैं। अब मैं तो चाह रहा बुंदेलखंडी भी आई ना, तो हर जगह का कोई गाना जो है, कल्चर बढ़े। हाँ, हर जगह का गाना साहब, हर जगह का संगीत बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। सरकारी सबको नहीं मिल सकती है ही नहीं कैपेसिटी पूरी दुनिया में कहीं की। तो जब सब आर्टिस्ट बढ़ेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब भारत के लोग दुनिया का गुरु बनेंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट लोग गलत समझ बैठे। भारत के लोग जब दुनिया में उनकी फील्ड में गुरु बनेंगे, भारत तभी विश्व गुरु बनेगा। भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा? कौन डिक्लेयर करेगा? हर फील्ड में भारत का जब हर इंसान विश्व गुरु बनेगा, उस दिन भारत विश्व गुरु बनेगा। इतनी सी बात है। हम लगे हैं इसको, अल्लाह वालो राम वालो, मान साहब दी की लाइना बाबा कहंदा सी, ओ अल्लाह वालो राम वालो, अपने मजहब को सियासत से बचा लो, मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना। अब मैंने नई चीज जोड़ी है इसमें,
अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में तोड़वा लेना। अरे जो नफरत से टूटे हैं वो घर तो बना लो, और एक ही रहने दो तेरे मेरे शहीदों का तिरंगा झंडा। रोज नए झंडे में नया डंडा फंसाने वालों, और टूटेंगे सबके पिछवाड़े। याद रखना पत्थर चलाने वालों और मेरा तेरा तिरंगा जलाने वालों, और पीछे बैठकर हराम खोरों दंगे कराने वालों, टूटेंगे सबके पिछवाड़े। याद रखना रोज नए कलर के डंडे में नया वाला झंडा, रंग बदलकर रोज आंदोलन में पत्थर चलाने वालों। साला वतन इकट्ठ, अबे कमी, मतलब क्या बोलूं, मैंने वचन दिया है ना कि मैं गाली ऑनलाइन नहीं बकूंगा। वैसे ऑफलाइन भी अब जो कह दिया जुबान के पक्के है ना, जुबान दे दी तो नहीं। आपसे इतनी देर मैंने घंटों बात की थी, इसके पहले भी मैं अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करता हूँ। हाँ, मैंने एक ही बार किया है, और भगवती की कृपा से उसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। जो कर दिया तो कर दिया, जो कह दिया तो कह दिया, साबित करने की औकात थी, है, रहेगी। जो कर दिया सो कर दिया, जो कह दिया सो कह दिया। क्योंकि जो मेरे वतन के खिलाफ उनको उस समय गाली दी, क्योंकि मेरे पास सबसे हम्बल वही तरीका था। सामने होते तो बीच में से फाड़ दिया होता सालों को। सर, हमने सभी धर्मों की बात करी जी, हमने हिंदुओं की बात करी, सिखों की बात करी। धर्म तो एक ही है, सनातन, बट हमने धर्म और संप्रदायों की बात करी। बेशक सनातन तो सिर्फ धर्म की अगर जब बात करते हैं तो एग्जैक्ट मीनिंग जो है, तो धर्म सिर्फ एक है, सनातन। संप्रदाय हैं, विचारधाराएं हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट जितना मुझे पता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ जी। तो राइट, तो हमने अलग अलग जो संप्रदायों की बात करी, या कुछ लोग जिनको धर्म संप्रदाय, बिल्कुल ठीक है, धर्म संप्रदाय इज बेटर सबके। तो जिसका अपना अपनी मान्यता है, हम उस हिसाब से ले लेते हैं। तो अब जैसे कहते हैं कि जो हमारा देश है, उस मिट्टी में सबका खून मिला है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो सर, जैसे हमने हिंदुओं की बात करी, हमारा फर्ज बनता है, और आपके शायद आपसे लोग सुनना भी चाहेंगे कि जो मुसलमान है जी, वो इस वक्त एक थॉट में है। जी। वो थॉट कहाँ से आ रहा है? जी। संबल। अभी कंट्रोवर्सी संबल के ऊपर चल रही है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? राम मंदिर बना, सबको बहुत खुशी हुई। हमने इस स्टूडियो की शुरुआत भी 22 जनवरी को करी, क्योंकि हम सबको एक खुशी ऐसी थी, हमारा सौभाग्य था कि हम वहाँ पर थे, मतलब चुने गए थे, बहुत सुंदर, उसके द्वारा। बहुत सुंदर। तो जब प्रभु श्री राम आए, सबको बहुत खुशी हुई। वहाँ मंदिर का एक टॉपिक खत्म हुआ। अब सर क्या हुआ, अब बातें और शुरू हुई कि मथुरा भी बाकी है, काशी के ऊपर, काशी विश्वनाथ जी, और वहाँ भी बहुत सारे टॉपिक शुरू हुए। संबल की कंट्रोवर्सी रिसेंटली आई। तो एक तरफ हिंदू जो कह रहे हो कि भाई हमारे प्राचीन मंदिर हैं, वो गड़े हुए हैं, हमें ऊपर उठाने हैं। बाला साहब ठाकरे ने भी ये बात कही थी, बिल्कुल, कि हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया, हमने अपना मंदिर ऊपर लेकर आए। इसी टाइम पर जो मुसलमान हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार आपका एक टॉपिक खत्म हुआ, अब जितनी हमारी ऑलरेडी जो मस्जिद बनी हुई है, उसी के नीचे आपको मंदिर ढूंढने। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे देश में इससे टेंशन्स फिर बढ़ जाएंगी? चारों तरफ पलटकर घूमकर देखो, तनाव है क्या? ये बात तो पक्की हो गई है, लोगों से पूछ लो, चुनाव है क्या? राजनीति किस पर चलेगी? चलिए, हिंदू एक नेता खड़े कर दीजिए किसी भी पार्टी का, ठीक है, उनसे कहिए 5 शब्दों का उपयोग नहीं करना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पाकिस्तान। ओवैसी तो जिंदा ही नहीं रह सकेंगे, कोई भी आदमी हो, है ना, ओवैसी का। लेकिन बहुत अच्छा एक वीडियो आपने ध्यान से अगर देखा होगा, ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, क्या वीडियो है, गा रहा है वो व्यक्ति। फिर एक आता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, चाहे कपीस तो लोग हो जाए, ओवैसी गा रहा है। अब इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा हुआ है कि ये डीप फेक है? डीप फेक है, ठीक। इसी से बचना है। आप इंटरनेट पे देखते हो चीजें, पक्ष देखते हो, सिर्फ से खतरनाक चीजें जिसको साइबर सिक्योरिटी से भी जोड़ा जा सकता है, कि एकदम से बल्क जो बाउंस होता है, मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, फिर उसके बाद जो व्हाट्सएप पे वायरल हो रही है चीजें, ये समझ लीजिए। अब हम जो हिंदू मुस्लिम की क्लियर कट बात करते हैं, हिंदू और मुस्लिम की बात, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से। बहुत साल पहले कहा था मैंने, जब वो जेएनयू वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से, इस वतन को तकलीफ है भांड, गद्दार और बेईमानों से। कोई धर्म नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं है उसका। ये बात हमेशा समझना पड़ेगा। अब हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष समझिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। कमाल की चीज है ना कि आदमी मुद्दे से भटक गया इस पूरे में। हिंदू ये कह रहे कि अब आपने मंदिर का, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, हरिहर मंदिर, भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री महाकाल भोलेनाथ का, जहां पर एक विग्रह बोलते हैं, इसलिए वहां पर कल की अवतार, 10वां कल की अवतार की बात करी गई संबल में, ठीक है, लिखा गया है, शास्त्रों में लिखा गया है। तो
उसका एक और आप डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ने जाएंगे तो वो बहुत क्लियर है कि सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्त्रपातो सभुमिगं सर्वतः प्रत्यतिष्ठ दशांगुलम, ये लिखा गया जब विष्णु के वर्णन होता है, प्रभु श्री विष्णु का जब वर्णन होता है तो उसमें भी एक बात है कि उनके अवतारों के बारे में 10वें अवतार कल की उसमें लिखा गया। तो क्या होता है कि अब ये पूरी की पूरी दो इसमें है, एक तो इतिहास की बात है। अब अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास का मतलब होता है इतिहासा, जो जैसा हुआ है वैसा, नैरेटिव मत बनाओ, इतिहास और नैरेटिव में फर्क है ना। अब एक बात बताइए, जब लोधी एम्पायर दिल्ली में बैठी हुई है, अफगानिस्तान का गवर्नर कौन है, वो भी लोधी, ठीक है, मतलब मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, ठीक है। अब यहां से क्या होता है कि ये एक मुस्लिम को बुलाते हैं, किस चीज के लिए बुलाते हैं कि अब समय बहुत अच्छा है क्योंकि मेवाड़ रियासत अलग चल रही है। तो यहाँ पर मैं राणा सांगा साहब के बहुत सारे इसका एक पॉलिटिकल हर चीज़ की वॉरफेयर का एक अलग पॉलिटिकल होता है। अब जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं। Okay. मैं ये कहता हूँ कि चलो आप 1500 इतिहास समझ लीजिए जो जैसा हुआ, और मैं बैटल्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि बैटल्स का डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। हरिहर मंदिर था वहाँ पर, हाँ बिल्कुल था, इसमें कोई डाउट नहीं है, था ना। लेकिन मैं चैलेंज ये बात नहीं करूँगा कि जो मॉन्यूमेंट्स एक्ट है वो एक अलग चीज़ का प्रिजर्वेशन की हम जो बात कर रहे हैं 1904 से लेकर 1925 फिर 1957 वो अलग है। 1991-92 में क्या आ गया, वर्शिप एक्ट आ गया, वो भी एक अलग चीज़ है। जो जैसा उसको वैसा ही रहने दीजिए, ये भी स्टे है सुप्रीम कोर्ट का। तो हम बात शुरू कहाँ से करना चाह रहे हैं, बड़ा सिंपल 2 से 3 मिनट में समझ में आ जाएगा सबके, किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है। 1526-27 1504 में भी पहले बार आया, पिट के गए, ठीक है। अपने जगह से बहुत सारे लोग आए, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लिखूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप युद्ध समझे। 4 बड़े युद्ध होते हैं, पानीपत का होता है सबसे पहले, अब 26 में होता है, फिर 27 में होता है, फिर 28 में होता है, फिर 29 में 4 बड़े युद्ध माने जाते हैं। घाघर का जो 29 वाला है 28-29 का, वो सबसे बड़ा माना जाता है। अब इसके बीच में क्योंकि हम ज्योग्राफी जब समझते हैं, जब ये अंदर आते हैं, आधे कहते हैं कि अरब साइड से आए, आधे कहते हैं ईरान साइड से आए, चले वो उसमें एक डिस्प्यूट है, बहुत सारे जो ज्ञानी लोग हैं वो अरब से कहते हैं, ईरान से कहते हैं, सब आए। जो हमने पिछले उसमें बताया था कि उम्मद खलीफा मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, पेले गए, फिर वो लौटे, फिर बप्पा रावल साहब गए, उसके 300-350-400 मैं बात कर रहा हूँ, हम पृथ्वीराज चौहान साहब के समय पे आ गए। अब यहाँ पर ये सब होता है, ये आते हैं, हमला होता है, आक्रांता क्या करते हैं, वहाँ पर मंदिर तोड़े जाते हैं, ये तो फैक्ट्स है, पेपर पे लिखा हुआ है, सर्वे है। मंदिर तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई जाती है, उसको स्टैब्लिश करके कि यहाँ पर अब नमाज होगी, ये बिल्कुल ऑन पेपर है, ठीक, ये हो गया। 24, 25, 26, 27, 28 तक आ गए। 1617 वाली एक अलग एम्पायर है, फिर ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश फिर 1904 में हम आगे आ गए, 1516-1700 ऊपर आए, एम्पायर्स की लड़ाई चलती रही, लोधीज की लड़ाई चलती रही, यहाँ पर फिर नीचे अलग मराठा एम्पायर के अलग है, फिर इस साइड अपन आएंगे तो मेवाड़ रियासत में जब छत्रपति, यहाँ पर मराठा एम्पायर छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज वाला ये चल रहा था, वहाँ पर औरंगजेब वाली एक बात आ गई, तो ये अलग चल रहे थे। 3-4 जगह से आप समझिए भारत बन कैसा रहा था उस समय। सिर्फ भारत हुआ करता था, इंडिया तो था नहीं, ब्रिटिश आए, उनने वो एक इंडिया की परिकल्पना करके वो इंडिया बना दिया। अब 1904 में ये होता है कि एक एक्ट पास होता है, उसका सेक्शन 3 बहुत क्लियरली कहता है कि ये जो है ये इनको आप प्रेयर्स के लिए उपयोग करोगे, ठीक। अब मंदिर कह लिए गए, मस्जिद कह लिए गए, लेकिन प्रेयर्स की जगह बोल दी गई। फिर उसके बाद 1927-1928 में होता है, वही 1948 समझ लीजिए, फिर 1957 तक आते आते क्या हो जाता है, वर्शिप एक्ट बाद में बना, इस पे कहते हैं कि भाई ये मॉन्यूमेंट्स हैं, करेक्ट। तो जब संभल वाला केस आते हैं, संभल वाले केस में जो पिटिशन है, मैंने पढ़ के बोल रहा हूँ, पिटिशन में एक चीज लिखी गई है, अगर मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या है, राष्ट्रीय धरोहर, तो अगर कोई जगह मॉन्यूमेंट्स में आती है तो क्या आप वहां पर हिंदू भी परमिट होना चाहिए, आप बताइए। बिल्कुल, आपको तुम नाम जा सकते हो, आप जो भी चीज़, आप ताजमहल जाते हो आप जा सकते हो, ठीक है, ताजो महल भी है, ताजो मंदिर भी है, वो नैरेटिव्स हैं। मैं बोलता हूँ फैक्ट्स, जिस दिन कोर्ट कह देगा जो बात, मैं उस पर, राम मंदिर वाला मैंने पहले भी कहा था, राम मंदिर के जब लैंड डिस्प्यूट की बात हुई, जब राम मंदिर का जजमेंट आया तब मैंने कहा, वरना मैं कभी, आप देख लीजिए मेरे एक वीडियो उठाइए बगैर कोर्ट के जजमेंट के, अगर मैंने कहा हो, कभी मैंने बात नहीं की। जब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय जब कोई चीज़ कह देगा, मतलब उसने बहुत सारे, उनका वो काम है, पढ़ाई लिखाई करके आए ना, जज साहब ऐसे तो बन नहीं सकते आप और हम, तो बहुत पढ़ाई होती है, वहाँ पर पहुँचते हैं और वो न्यूट्रल ही रहते हैं, 5-5 जजेस की बेंच बैठ रही, तो ये भी नहीं कि किसी का सिंगल डिसीजन हो। तो जब संभल की बात आई तो संभल पर यह है कि मॉन्यूमेंट्स एक्ट जो है, सब उसी की बात कर रहे हैं, 91 की बात करें, 1992 की, 1991 की। सर थोड़े कॉन्टेक्स्ट के लिए ना, आई एम सॉरी इंटरप्टिंग यू, एक ना कॉन्टेक्स्ट भी दे दीजिए कि संभल केस हुआ क्या है। हाँ, तो संभल केस बहुत सिंपल सा है, ये कहा जा रहा है कि हमारा हरिहर मंदिर था,
अच्छा, हमारा वहाँ मंदिर था। हमारा हरिहर मंदिर था, जो आज का नहीं बताया जा रहा, संभल बताया जा रहा है। मतलब ये हम बात कर रहे हैं, बप्पा रावल साहब गए, हम 750 से लेके 900 तक आते हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान साहब का टाइम आता है, और उसी के आसपास 1255 1252 1250 सॉरी 1526 हम और आगे आ जाते हैं। 1526 होता है पानीपत का युद्ध, ठीक है, लोधीस का होता है, तो लोधीस को बुलाया जाता है। वो लोधी वाली एक जंग चल रही, पूरी लोधी एम्पायर का झगड़ा था। वहां से अफगानिस्तान, तालिबान, वो सब यहाँ पर घुसते, तो वहां से आक्रांताओं को बुलाया गया कि तुम आओ, क्योंकि हम लोग हार रहे हैं, तो मिलके यहाँ पर लड़ते हैं। मतलब एक राजा दूसरे छोटे भाई को हराने के लिए, मुस्लिम ही राजा हैं ये सब, ठीक है, तो ये बुलाते हैं, ये सब आते हैं, और ये क्या करते हैं, जो उस समय अभिमान स्वाभिमान जो भी समझो वो तोड़ देते हैं। क्योंकि कहीं पर बहुत सारी किताबों में लिखा गया कि जब आप एक बहुत बड़ा ताकतवर तानाशाह है, तो वो क्या चाहेगा, उसके सामने लोग झुकें, लेकिन लोग तो मंदिर के सामने झुक रहे हैं, वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसको क्या लगता है कि मैं तो कुछ हो ही नहीं। तो उनने क्या किया, तुड़वा दो, कत्लेआम, बहुत कत्लेआम हुआ साहब इस पर, बहुत, क्योंकि आक्रांता जब आते वो तो सबको काट देते ना। तो वो क्या किया, हरिहर मंदिर तोड़ा गया। इसके साक्ष्य हैं, प्रूफ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे बुक्स में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। हजारों किताबें लिखी गई, लेकिन उसके बाद मैं तो सर्वे की बात करता हूँ। भाई एसआई की कोई सर्वे हुआ तो आप उसको देख लीजिए। तो सर्वे में कहा गया कि हाँ यहाँ पर हरिहर मंदिर था, उसके बाद मस्जिद तोड़ी गई, जामा मस्जिद जिसको गई, ये सर्वे कह रहा है कि हाँ वहां पर ऐसे निशान हुए थे, मतलब ये बुक्स में लिखा गया। मगर ये मॉडर्न सर्वे जो ये कह रहे कि ऐसे निशान पाए गए, लेकिन किताबों में लिखा गया। अब किताबें कितनी सच है कितनी झूठ है, कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। आप एक पक्ष कह रहे हैं, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पर मंदिर हरिहर मंदिर था, ये समझ लीजिए। ये कौन कह रहा है, पिटीशन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पिटीशन कह रही है। पिटीशन जाएगी कोर्ट में, तो ये गई सेशन कोर्ट में, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का। वहाँ पर मेरे ख्याल से जो चीफ जस्टिस थे वो अनिरुद्ध सिंह या सिंह साहब थे, तो उनने जजमेंट दिया कि इसका सर्वे होना चाहिए। एडवोकेट कमीशन उनने तैयार कर दिया, ये अभी की रिसेंट बात कर रहे हैं। तो उनने कहा कि भैया सर्वे करवा लीजिए। तो पहले एक सर्वे हुआ, फिर दूसरा, इस पर बहुत आगे तक ये हो गया कि मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि भैया जब मॉन्यूमेंट्स एक्ट में ये लिख दिया गया है, सॉरी जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये लिखा गया कि जो जैसा था 1947 में वो वैसा ही रहेगा, मतलब जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद था मस्जिद रहेगा, ठीक है, ये बात सही है। बट सेम को चैलेंज कब किया गया था, राम मंदिर वाले में, ठीक है। माननीय सरसंघ चालक जी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनने एक स्टेटमेंट दिया जहां से थोड़ी सी चीज आपको समझ में आएगी। उन्होंने कहा कि हर ऐसे स्थान पर हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, तो वो भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। तो इसमें भी पक्ष बढ़ते गए, बीजेपी, फिर संघ हो गए, फिर उसके बाद आप देखोगे तो सबके अलग अलग वर्जन। संघ ने अपना क्लियर कर दिया, फिर बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट है, ऐसे ही फिर यहाँ से मुस्लिम नेताओं के पक्ष आए, फिर समाजवादी। तो ये क्या हुआ, जब पॉलिटिकल बना तो ये बवाल मचा। कैसे बवाल मचा, मुस्लिम पक्ष ने ये कह दिया, बाकी सब शांत चल रहा था। अगर सर्वे शांति से हो जाता तो ये चीजें नहीं होती, लेकिन उस पर कुछ गलतियां हुई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। उनने सीधे कह दिया कि जो भी सर्वे हुआ है, क्योंकि पथराव हुआ, जब पथराव हुआ तो उसमें हाँ एक बड़ी बात जो कोई कह नहीं रहा है, जिसमें जो प्रश्न आपने भी नहीं पूछा, 5 या 6 बच्चों की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब ये बात है, कुछ नेता आ गए, मैं आपको इतिहास नहीं समझा तो मैं सीधे एक्ट और उसमें फंसेंगे तो बहुत सारा टेक्निकल है, बट सेक्शन 18 एक जगह कहता है, बट सिंपल से ये समझ लीजिए कि अगर मॉन्यूमेंट्स है तो मॉन्यूमेंट्स एक्ट के अंडर में अगर आएगा तो भाई हिंदू मुस्लिम सबको परमिशन होना चाहिए, कोई भी पूजा करे, कोई भी नमाज करे, वो वाली बात है। दूसरी बात यह है कि जब यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं रिसेंट में ये हो कि संभल में हिंसा हुई, क्यों हुई, सर्वे हुआ, सर्वे कंप्लीट हुआ, बहुत सारे लोगों के सीसीटीवी फुटेज आए, चेहरे आए कि इन लोगों ने दंगा भड़काया, कुछ बोलते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शामिल था, कोई नैरेटिव है बहुत सारे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक गुट है, एमएलए का एक गुट है, उनके लोग लड़ गए। फिर कुछ नेता आ गए, उन्होंने कहा कि पुलिस ने गोली चलाई। ये बात बताओ, तुम फॉरेंसिक एनालिस्ट हो, कोई भी हो, चाहे पॉलिटिशियन, और जो कह रहे हैं नहीं चलाई, दोनों गलत है। रिपोर्ट क्या कहती है, मैं क्या कहता हूँ, पेपर कहाँ है, ये तो पेपर की बात हो रही है ना, सर्वे में जो होगा वो बात अलग है। तो पहले तो क्या चल गया कि नहीं, ये तो आपस में लड़ गए। तो अगर आपस में लड़े हैं, बंदूक जो थी क्या उसमें 9mm का राउंड था, क्या वो सरकारी पिस्टल थी, जब गोली चली, तो जब तक फॉरेंसिक एनालिसिस नहीं होता है तब तक कोई नहीं। लेकिन जो उन बच्चों की मृत्यु हुई है वो मुस्लिम बच्चे हैं, मैं बोलता हूं वो गलत है, बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं, वो मुस्लिम जो बच्चे हैं जो मारे गए वो गलत है। क्यों गलत है? अगर पुलिस के द्वारा मारे गए तो बिल्कुल गलत है, पुलिस के ऊपर पत्थर आया, पुलिस को प्रोटेक्शन करना है, लाठीचार्ज करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट बगैर कोर्ट के ऑर्डर के गोली चलाना, किसी को मार देना, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहां कोई बात नहीं करेगा, सब अपने अपने पक्ष की बात करें। मैं कह रहा हूं वो छोटे बच्चे मासूम तो नहीं है ना, पत्थर चला रहे थे, उनको सजा मिलना चाहिए कानून के हिसाब से, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। ये बहुत क्लियर हूं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो बात कही है। इसका इन्वेस्टिगेशन होगा अगर कोई लोग इसके, हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम ये गोली चलाने की नौबत क्यों आई? पुलिस जनरली क्या करती है, पैर पे गोली मारेगी अगर कभी होता भी है तो, पहली बात। दूसरा, पहले आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं।
2 से 3 हजार लोग कहे जा रहे हैं, रिपोर्ट्स हैं और सीसीटीवी कैमरा कि आके पत्थर चलाने लगते हैं, तो ये मासूम है क्या? और यहाँ ये भी सवाल उठता है, जो पुलिस वालों के सिर फटे, जो उनके ऊपर चोट लगी, उनके परिवार का क्या है? तब मानव अधिकार के जो एनजीओ चल रहे हैं तब नहीं आएंगे। यही तो मुद्दा है ना साहब, सिलेक्टिव मत रहो। अगर पुलिस वाले को हर्ट हुआ है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, लाइन ऑफ एक्शन उसके लिए क्यों अपनी खड़े होते हो? मतलब मैं तो कह रहा हूँ, जो बच्चे मारे गए हैं, अगर उन पे इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रूफ होता है, जो होता है उसको सस्पेंड किया, टर्मिनेट होना चाहिए और पूरी सजा होगी। लेकिन अगर ये आपस की बंदूकें चली थी, अगर ये सरकारी हथियार नहीं था, इसका मतलब 2 गैंग्स इन्वॉल्व थी। वो सब क्या है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिस दिन होगा उस दिन ये चीज इन्वेस्टिगेट हो जाएगी। सर अब उस पॉइंट पे एक चीज मुझे बस क्लियर कर दो, क्योंकि आगे भी मेरे पास टॉपिक्स हैं छोटे-छोटे, मैं टच करना चाहता हूँ, समय थोड़ा सा कम है। जी, जो मंदिर बना है पहले का, जी, आज जो उसके ऊपर मस्जिद है, जी, क्या उस मस्जिद को रहने देना चाहिए या मंदिर को उठाना चाहिए? इस पे मुझे हाँ या ना दे दीजिए। पेटिशन सुप्रीम कोर्ट कह देगा, मैं उस पर बात हाँ या ना, मेरे हाँ ना बोलने से कुछ नहीं होने वाला। यही आप गलती कर रहे हैं। यही तो है ना कि एक पक्ष बोलता है कि इसने क्राइम किया, दूसरा बोलता है इसने क्राइम नहीं किया। डिसाइड कौन करता है? मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाई गई, ये एक पक्ष कह रहा है। दूसरा पक्ष कहता है कि हमारी तो मस्जिद हमेशा से थी। अब ये निर्धारित कौन करेगा? तो लैंड डिस्प्यूट में भी जा सकता है। वर्शिप एक्ट आएगा, इन प्ले आएगा, उसमें बहुत सारे सेक्शंस आएंगे। मॉन्यूमेंट से तो अलग गेम है। यहाँ सिंपल सा आपको समझना पड़ेगा, यदि कोर्ट कहेगा, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, यदि ना बाइबल से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, ना गीता से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, भारत किससे चलेगा? संविधान से। अगर कोर्ट कहेगा भारत में जितने भी मस्जिद हैं, हाँ, उसके नीचे कोर्ट मंदिर, पागल थोड़ी, हर की पिटीशन होगी, प्रोसेस तो समझिए साहब, कैसी बात कर रहे हो? सर ऐसे तो देखो ना, हाँ। क्योंकि अगर आप आक्रांताओं की बात करो, हिस्ट्री पढ़ो, सबको ये पता है कि आक्रांति आए थे, बिल्कुल यहाँ आए पर अटैक हुआ। पहले तो बिल्कुल आए थे। सारा के सारे हिंदू राजा थे, ठीक तो है। मंदिर मान लो हर जगह थे। बिल्कुल तो थे। आज के देश में जो मस्जिद है, तो क्या ऊपर मंदिर उठा लेनी चाहिए? अरे सीधी सी बात है, अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, कोर्ट में ये साबित होगा, तो फिर वहां मंदिर स्थापित होगा, जो राम मंदिर के साथ चाहे हुआ। कोई भी पुराना भी अरे मस्जिद उससे हो। हमें क्या लेना था? वो कोर्ट डिसाइड करेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मेरे और आपके बोलने से होता क्या है? बकैती तो कोई कुछ भी कर ले पॉडकास्ट में बैठ के। अरे कोर्ट के हिसाब से चलेगा ना, पेपर का जवाब पेपर देगा। आप और हमारे बोलने से क्या होता? अच्छा, इस हिसाब से मुस्लिम बोलेंगे पूरे मंदिर तोड़ो मस्जिद बनाओ, आप मान लो इस बात को? ये क्या बात है यार? कानून है ना, यही तो पूरा गेम है। अच्छा, पर मुसलमान नाराज हो रहे हैं ना, आप देखो मुसलमान मुस्लिम नाराज हो रहे हैं, सिंपल सी बात है। आर्टिकल 320, आर्टिकल जो है 226 है, सीधे हाई कोर्ट जाइए। आर्टिकल 32 है, आप सीधे चले जाइए। भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाने के लिए आप डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन पिटीशन मूव कर सकते हैं, रिट पिटीशन लगा सकते हो। कहाँ? आर्टिकल में दिया है, आपका और मेरा अधिकार है। सर पिटीशन से पहले लोग दंगे में आ जाएंगे ना, वहां तक पहुंचेंगे नहीं। दंगे में आओगे तो तोड़ाई होगी साला, कोई भी हो। दंगे की परमिशन किसने दी? होते तो है। अरे तो होते तो तोड़ो ना, सीधी सी बात है, कानून के हिसाब से चलेगा। जो आदमी पत्थर उठाए तोड़ो साले को, उसमें क्या है? यहाँ कहाँ हिंदू मुस्लिम हो गया? अच्छा एक बात बताओ, अग्निवीर योजना आई, उसके बाद जो ये लड़के थे, एक पूरे के पूरे ग्रुप ने ट्रेनें जलाना शुरू की। मैंने तो उनकी भी ऐसे की, उसमें कहाँ मुसलमान थे? क्या बात कर रहे हो आप? बहुत जगह ऐसे दंगे हुए जहां पर कोई भी, अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, हिंदू मुसलमान। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं वहां पर एक दुर्गा जी की रैली निकल रही थी, जो हमारी शोभा यात्रा होती है, याद है आपको? एक बच्चे ने झंडा उतारा और उसके बाद वो ऊपर गया, उसको गोली मार दी गई थी, आपको याद है? बिल्कुल याद है। तो हमने तो उसमें भी कहा कि ये गलत थे, लेकिन आज हम क्या करें? चाहे हिंदू का बच्चा मरे, चाहे मुसलमान का बच्चा मरे, कैसी बात कर रहे हैं? बच्चा जा रहा है किसी का, ऐसे तो फिर सभी गोली उठा लोगे? नहीं, पुलिस भी केस में बंधी हुई है, कानून है ना साहब। आप हथियार उठा के किसी को नहीं मार सकते, ये बिल्कुल सीधी बात है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोर्ट कहते फांसी चढ़ाओ ना। मैं तो कहता हूं अगर जो सजा मिले, सजा क्या है कोर्ट निर्धारित करेगा ना, ये सीधी सी बात है। हम ये कह रहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के ऊपर क्या है? कानून है साहब। क्यों है? वरना अराजकता फैल जाएगी। सुनिए, बदले लेने मत उतरो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मिलके रहो ना यार। कोर्ट के निर्णय का आप सम्मान कीजिए। अब मैं तो कह रहा हूँ ना, मस्जिद का निर्णय आएगा मैं वो कहूंगा, मंदिर का आएगा मैं वो कहूंगा। आप कह रहे हैं कि मंदिर जहां पर मस्जिदें हैं तोड़कर मंदिर बनाएगा, अरे मैं कह रहा हूँ, मैं कैसे कह दूं? अभी इसी का तो निर्णय होना है। हम निर्णय में 100 साल लग जाएंगे, निर्णय करते रहेंगे, तो लोगों के बीच में टेंशन। वेरी गुड, इसी के लिए संसद में क्यों भेजा इन लोगों को आपने, हमने चुन के 100 साल के लिए? आदमी 5 साल देखता है ना कि हमारे अगले साल 5 साल चले, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आप क्या बात कर रहे हो? सबको अपने मुद्दे चलाना है। मैं बोलता हूं, अगर चलिए मैं मांग करता हूं भारत सरकार से, एक काम करिए, सुप्रीम कोर्ट से मैं मांग करता हूं, आप भी मांग करोगे और आप अग्री करोगे, पूरे सांसद मिल जाएं, सब ये कहें कि साहब एक काम करिए इस अगले 1 साल में, बाकी सब ठीक है, आप तो एक काम करिए सबके सर्वे करवा लीजिए एक बार में। यार ये झंझट ही खत्म करो ना, झंझट ही खत्म करो। जो कोर्ट का निर्णय आएगा मैं उसके साथ हूं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है ये बात,
इतनी सी बात ठीक है, मैं आपका सर वो वर्ड ले रहा हूँ। अब सर एक टॉपिक में टच करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के ऊपर। मिस्टर खान सर एक काफी प्रचलित और काफी फेमस और बहुत काफी बुद्धिजीवी व्यक्ति है। रिस्पेक्टेड बहुत यूट्यूबर बुद्धिजीवी है। हैं। बीपीएससी का जो एग्जाम था उसका मुद्दा बहुत बड़ा, उसके ऊपर आपकी क्या 1 मिनट का आपके पास टाइम है, बीपीएससी मिस्टर खान के ऊपर क्या कहना है? वहां पर सीधी सी बात है, उनका कहना यह है कि अगर बीपीएससी में खान सर ने ये कहा कि एक उनका सेंटेंस बहुत क्लियर था कि कोई भी यहाँ पर शांति पूर्ण प्रदर्शन करेगा, कोई भी अगर वो भी व्यक्ति अगर कुछ गलत करेगा तो पुलिस ने उनके ऊपर पूरी एफआईआर होगी और उस पर कार्रवाई होगी। बच्चों की डिमांड सीधी सी है कि जो जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन सरकार की तरफ से सीनियर आईएएस ऑफिसर ने आके क्या कहा है, उनका स्टेटमेंट क्या है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो 500 बच्चे, ये सरकार कह रहे हैं, मतलब उनका रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं कि हमने जो निर्णय लिया था वो कहाँ से डाउनलोड होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। तो बच्चों ने 4.5 लाख लोग एग्जाम देने तैयार है, जो नहीं दे रहा उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये कौन कह रहे हैं? यहाँ पर खान सर का खुद का कहना यह है कि नीतीश कुमार ने खुद ये कहा है, मुख्यमंत्री ने, कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भैया हम आपकी जैसा पहले था, क्योंकि 2022 में उन्हीं ने एक स्टेटमेंट दिया, तो वैसा ही रखा जाएगा, स्टेटस सेम रहेगा। बच्चों का कहना क्या है कि हम अपनी मांग लेके गए थे, हम पर लाठीचार्ज किया। पुलिस का कहना क्या है कि पुलिस ने सीधे किया कि जो भी जिसने भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसके ऊपर केस हुआ है, उसमें कुछ लोगों के पैर टूटे, सिर टूटे हैं। ये सीधी सी बात है, इसका निर्णय 2 ही लोग ले सकते हैं। आप ऑनलाइन कर लीजिए डिबेट, बैठ जाइए, खान सर बुद्धिजीवी हैं, जो आईएएस है वो भी बुद्धिजीवी हैं, दोनों बैठ जाइए, इसका निर्णय सीधी सी बात है सामने बैठ के होगा। ऐसा इंटरनेट पे नहीं होने वाला है। हाँ, बात यह है, मैं बच्चों के साथ हूं अगर उनका हक मारा जा रहा है, लेकिन अगर कोई भी पथराव करेगा तो वो गलत बात है। मुझे नहीं लगता खान सर, उस व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी पत्थर नहीं चलाएगा या कोई भी इसको अग्रेसिव नहीं करेगा। वो व्यक्ति अभी हॉस्पिटल में, और बच्चों के लिए यार बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन हाँ, कानून के खिलाफ कोई भी जाएगा तो उसको सजा होगी, चाहे मैं हूं चाहे आप हों। तो यही है। राइट। सबसे बड़ा सवाल यूट्यूब पे जी, ग्रैंड मास्टर आखिर है कौन और वो क्या करते हैं? एक साधारण से लेजेंड है, लेजेंड, बहुत बड़े, अपने आप को तो अपन यही मानते हैं, बाकी का नहीं पता। और हम करते क्या है, अपन लगभग मान के चलिए 18 से 20 घंटे काम करने की कोशिश करते हैं प्रतिदिन। उसमें से 10 से 12 घंटे जो हैं वो जीवन यापिका के लिए और अपने जो कमिटमेंट होते हैं नमक के लिए काम करते हैं। और उतना ही समय अगर बचता है, मतलब मैंने 2 भागों में डिवाइड किया अपना जीवन। प्रतिदिन, जीवन तो नहीं, जीवन बहुत बड़ी चीज़ है, प्रतिदिन आधा दिन दूंगा मैं अपने काम के लिए, नमक के लिए, जिससे नाम, इज्जत जो भी चलती है, घर बार, जिम्मेदारियां जो वो चलती है। और उसमें से एक आधा समय मेरे एक दिन का जाता है जो मैं ऐसा कोई काम करता हूँ जिससे मेरे वतन को और बेहतरी हो, जिससे मैं अपने लोगों के लिए, अपनी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उनके लिए कुछ कर पाऊँ। दैट्स इट। क्या ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज एक आर्मी ऑफिसर है? I never quoted. I am not. I'm a commandos mentor of मिट्टी सिस्टम। मेरा काम है मेंटोरिंग का। मैं क्यों बोल रहा हूँ सर जी, ओल्ड न्यूज़ की एक आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आया। अच्छा, जुबैर, जिनका नाम काफ़ी, फोन लगाओ जुबैर को। हाँ फोन लगाएंगे। लगा, सामने बैठ के जुबार का जवाब जुबैर को पहले भी दे दिया है। अब चिंधी चोर, सामने बैठना। मैं सर मैं एक बार कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, फिर मैं आपका जवाब जरूर लूंगा। जी, सर उस आर्टिकल में जो लिखा मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ। बलिदान इंसिग्निया, मार्कोस बैच, मरून बैरे, सोल्जर्स कैप, ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं आप एक आर्मी ऑफिसर के पास होता है, आपके पास हैं। आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे ये क्लेम किया जा रहा था कि आप ब्रांड एम्बेसडर हो मध्य प्रदेश के, और सीएम चौहान जो है उन्होंने आपको वो डेजिग्नेशन दी है। एक यूट्यूबर ने इसके ऊपर सवाल उठाए, आपकी वीडियोस के ऊपर टाइटल में भी आता था कि एलीट स्पेशल फोर्सेस के आप ट्रेनर रहे हैं। ट्रेनर रहे नहीं हैं। ओके, मैं मेंटोर हैं। बिल्कुल Word सर, is mentor। मैं आपके पास बिल्कुल आऊँगा सर। ठीक है। एक उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया गया उसी आर्टिकल में कि आपके पास 29 साल का एक्सपीरियंस है और आपने 15 साल ट्रेनिंग दी है जो आपने मिशन प्रहार चलाया। उसके बाद सर आपकी जो एक और वीडियो काफ़ी वायरल होती है कि आप दुनिया के सबसे महंगे व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा, 30 मिनट के 45 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और जब गलत है ये स्टेटमेंट, इसको करेक्ट करूंगा। ओके, मैं इकट्ठे आप ले लेना सारा। और उसके बाद हुआ ये कि ये जो जितनी भी कंट्रोवर्सी थी, उसके बाद आपके चैनल से जो वीडियोस थी जिसके ऊपर क्लेम किया गया वो डिलीट कर दी गई। नेवर। अब आप सर पहला top वाला to bottom। एक-एक करके पूछिए। पहला वाला बलिदान इंसिग्निया, करो, मार्कोस कोर्ट में बैच, prove कर पाए। मरून बैरे, सोल्जर्स कैप। ठीक है। आप अपना मैंने जो भी अपने एम्बलम्स यूज़ किए हैं उसका मेरे पास ट्रेडमार्क अधिकार है। कोर्ट में चैलेंज करो, कोर्ट में बात करेंगे। नंबर 1, जितनी कंप्लेंट्स हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, क्लोजर रिपोर्ट मेरे पास है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 10 बार। इनकी चिंदी चोरों की इतनी औकात नहीं, बार-बार इन पे बात पर करें। क्यों किया? क्या ये ट्रेडमार्क लेने की जरूरत क्या पड़ी? मेरे पास तो पहले से था ना कंट्रोवर्सी की। नीड क्या है? बहुत सीधी सी बात है। अगर मैं एक प्रोटोकॉल है किसी चीज़ का, आप ट्रेनिंग देने जाते हो, आप कैसे जाओगे? आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हो, सिर के बल कर सकते हो शीर्षासन में?
बैठे क्यों, माइक क्यों लगाया, इसकी जगह चड्डी टांग लो, कच्छा टांग लो इसके ऊपर, नाड़ा बांध लो, चश्मा क्यों पहने हो, नाड़ा लगा लो अपनी आंखों में, क्यों भैया क्यों, चप्पलें जो है वो सिर पे रख लो, हम क्यों बोल रहे हैं हाथ में जो है वो जूते पहन लो, क्यों, प्रोटोकॉल है ना किसी चीज़ का। आप कहीं एक ट्रेनिंग एरिया में ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, अच्छा जो फुटेज जला हुआ वो किसने है, मान लीजिए जिस डेमो को आप बोलते हो कि मैंने ये पहना, अच्छा तो वो फुटेज कहाँ का है, देख लीजिए न्यूज़ चैनल्स आए थे उसमें, आप पता कर लीजिए 2003 से लेके 2010 तक के जो वीडियोज हैं उसका सोर्स क्या है, चलिए बताइए, दूरदर्शन उसका सोर्स है, बड़े बड़े चैनल्स जिनको डेमो में प्रदर्शन देखने के लिए बुलाया गया था, जहां पर गृह मंत्री, डीजीपी और वहां पर वो अधिकारी थे। मेरे पास तो हर चीज़ का पेपर में जवाब है ना, बट कुछ चीज़ें क्लासिफाइड होती हैं। पहली चीज़ क्लासिफाइड क्या होती है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है 1923 का, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 का, ठीक है। उसके अंतर्गत ट्रेनिंग से संबंधित जो जानकारी इंटरनेट पर मैंने नहीं डाली है, वो सीधी सी बात है, वो जो ट्रेनिंग ली हुई है वो क्लिप्स हैं, वो कहाँ की है, 20 साल 22 साल 25 साल पुरानी भी क्लिप हो सकती है, कहाँ की है, किसने डाली है। अगर उस जगह पे कैमरा ले जाने की परमिशन ही नहीं थी तो मैं क्यों ले जाऊंगा कैमरा, वो तो मीडिया को जब डेमो में बुलाया गया, ट्रेनिंग दिखाई गई तो उनने वो डाली हुई है। अब आते हैं, बल यहीं पर एक चीज़ है, मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि एक सिपाही की बराबरी करूं, मैं सीधे बोलता हूं, मेरा काम क्या, जो मुझे आता है मैं वो सिखा सकता हूं, ठीक है। और वो भी किस मिट्टी सिस्टम, टाइप कर लीजिए मिट्टी सिस्टम क्या है नहीं है, आपको भी पता है, आपको पता है किसने इसके बारे में क्या बोला हुआ है, मैं आपको फुटेज दे दूंगा, किसने क्या कहा है वो आपको पता है। शैरन गेट इजराइल के स्पेशल फोर्स के ऑफिसर रहे हैं, आज सेकंड स्टार जो 2 पॉइंट स्टार है, उनके पास आज ऐसी पावर है जो शायद इंडिया के जो कर्नल है उनसे भी, उनका जो इजराइल का सिस्टम है, जो आर्मी सिस्टम है, उसके हिसाब से उनकी रैंक बहुत ऊपर है। तो आप या तो मोहम्मद जुबैर की बात सुन लो जो अपने हिसाब से नैरेटिव मांगता है और चंदा मांगता है, मैंने तो चंदा मांगा ही नहीं भी आज तक। एक बात बताओ, लल्लन टॉप और ये जो है, अरे एक आर्टिकल में कोई कुछ कह देता, अल्ट न्यूज कह रहा है, अल्ट न्यूज ने फेक एंड फ्रॉड कह दिया, और लंदन पोस्ट ने, वॉशिंगटन मेल ने क्या कहा बताइए जरा, डेडलीस्ट मैन अलाइव, द डेडलीस्ट मैन अलाइव। उसके अलावा द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वो कहते हैं, आपके ऊपर है। दूसरी चीज, हमको जस्टिफिकेशन इनको देना क्यों है, एक काम करो ना, तुमकी बहुत चीटा काटा है तुमको, इन सबने कर दी कंप्लेन, ठीक है, इन्वेस्टिगेट किसने किया, मुंबई पुलिस ने, क्या हुआ वो क्यों नहीं बताया, बहुत बड़े जो पत्रकार बनते हैं, मेरे पास आज तक फ़ोन क्यों नहीं आया, लगाओ उसको फ़ोन मोहम्मद जुबैर को, आजा, चलो एक काम करते हैं, मोहम्मद जुबैर को अगली बार बुलाओ, मोहम्मद जुबैर के साथ बैठते हैं, अल्टी न्यूज़ वाला ना, आजा करते हैं तेरे साथ डिबेट, लाइव कर, तू अपने सबूत लेके आ, और एक काम कर, सबूत मत लेके पुलिस लेके आ, चल मैं गलत हूँगा, मैं हथकड़ी पहन के जाने तैयार हूँ, नहीं हुआ तो खाएगा चप्पल, करेगा माफ़ी मांगेगा। एक बात बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके अंतर्गत आया था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या कहा, भेज दूंगा आपको, वैसे इंटरनेट पे डला हुआ है, जरूरत नहीं है, सीधे लिखो ना, क्लोजर रिपोर्ट ऑफ ग्रैंड मास्टर चिपू जी 69954। जब कोई कंप्लेन आप पुलिस के पास करते हो, पुलिस ने क्या कह दिया कि इस व्यक्ति ने कोई भी ऐसा इंसिग्निया यूज नहीं किया, जो इसने इंसिग्निया यूज किया वो इसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो मेरा तो सोचिए, मैंने अपना एक लोगो है जिसमें कमांडोज मेंटोर लिखा हुआ है, मैंने अपना लोगो यूज किया, अच्छा मैं अपना एक बात बताइए, आपका पॉडकास्ट है, ठीक है, आपके पॉडकास्ट का नाम है, इसको कोई और यूज कर सकता है। रही बात बलिदान बैच की, मैं काहे को पहनूंगा यार, बलिदान बैच जो है वो बहुत मेहनत से खून पसीने से लिया जाता है, हाँ, लेकिन बिल्कुल सिमिलर जो होता है जिसकी टी शर्ट, अच्छा क्या बताइए, गूगल करिए, बलिदान की टी शर्ट मिल रही है आज इंटरनेट पे, बिल्कुल ठीक है, मिल रही है, मतलब बलिदान की टी शर्ट मिल रही है। एक बात बताइए, पैरा एसएफ की यूनिट्स की मिल रही है। रही बात मरून बैरे की, सुनिए, बैंड वाले लगाते हैं 4 राज्यों में। दूसरी बात, यहाँ पर एक होटल की सिक्योरिटी है, मैं भेज देता हूँ आपको, फोटो लगाते हैं। प्रॉब्लम इंसिग्निया की जब है, इंसिग्निया चैलेंज करो, मैं ऑलरेडी पहले जीत चुका हूँ कोर्ट में, इन सबके खिलाफ जो सब जुडिस है बाहर, मैं बता देता हूँ, मुंबई के डिंडोशी कोर्ट में केस ठोक चुका हूँ मैं सबके ऊपर, पूरे मीडिया वालों के ऊपर, आओ उधर पे बात करेंगे, सब जुडिस हो चुका है, मैं इनको जवाब क्यों दूंगा इंटरनेट पे। आपने जो चीज़ लोगों से पता की है क्या है, आप पता कर लीजिए, मेरा काम क्या है, मैं आपको क्यों बताऊंगा, व्हाट इज योर अथॉरिटी टू नो दैट। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना, आप बुलाइए लल्लन टॉप को, आप बुलाइए इसको, अल्ट न्यूज़ वाले को, डेली वाले को, सामने बैठते लाइव करेंगे, लेकिन एडिट फेडिट नहीं, लाइव करेंगे। और आज भी बता रहा हूँ, इनमें एक अथॉरिटी दिखा दो मुझे कि मैं इनको सबूत क्यों दूं, कौन है, सबूत किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। जब ये बात हुई, उनके पास 10 कंप्लेन गई हैं, ऑनलाइन गई हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेके सबके पास गई, उनने क्या लिख के दिया है, उसकी क्लोजर रिपोर्ट आप इंटरनेट पे पढ़िए, पढ़ लीजिए। सर इसी में लिखा था 29 साल आपने मिलिट्री में काम किया। हमने बोला सबूत लाओ। ओके एक बात बताओ, 29 साल छोड़ो यार, हमने एक दिन नहीं किया। आपने मेरा पहला सवाल किया, आर यू एन आर्मी ऑफिसर, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब रही बात, आपने बोला कि मैंने वीडियो हटा दिया, कौन सा वीडियो दिखाओ, स्क्रीनशॉट होगा ना, दिस वीडियो इज नॉट अवेलेबल, लाओ दिखाओ,
सर आपका वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें आप कह रहे हो कि मैं दुनिया, एक तरफ आपने बोला कि मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ मिशन प्रहार में, बिल्कुल करता मैंने भी पढ़ा कि 40 लाख लड़कियों को आपने कराया, अरे हम जिसका बोले 4 को सिखाए, चलो 40 लाख छोड़ो, 4 बच्चियों को। कमेंडेबल ठीक है, thank जो you चीज़ very अच्छा much. है वो बहुत अच्छा। Thank you very पर much. एक और वीडियो उसी में आ रही है जिसमें आप बोल रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे महंगा आदमी हूँ, 30 मिनट का 45 लाख चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने आप को किस लेवल का पॉडकास्ट मानते हो? कैसे हो आप? अपने आप को बोलो कि दुनिया का सबसे कचरा पॉडकास्ट हम करते हैं। बोलो बोलो, आपसे मैंने पूछा कि आपका पॉडकास्ट किस लेवल का है, बोलिए। आप बताइए कि मैं दुनिया वो का ऑडियंस बताएगी। नहीं, आप खुद क्या बोलोगे? मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ अच्छा कोशिश बनने कर- की। जी। अच्छा बनने की। जी। हम बिल्कुल, हम आड़े हैं, हम ना, हम सीधे ना टेढ़े, हम आड़े हैं। एक आदमी मुझसे पूछता है इंटरव्यू में, मीडिया वाले को बोला, वो आपने मीम आदि देखी है, वो कह रहा है कि मैं दुनिया का सबसे महंगा, मैं ही कह रहा हूँ कि मैं दुनिया का सबसे महंगा आदमी हूँ और मैं अपने 45 मिनट की ट्रेनिंग, मतलब 30 मिनट की ट्रेनिंग का 45 लाख लेता हूँ, जीएसटी अलग से लेता हूँ, और क्या मैंने कहा, मैं कैश में लेता हूँ। कहा कैश में लेता हूँ, जीएसटी के साथ बोला। नेता करोड़ों रुपए कैश में इधर उधर कर रहे हैं, दम है आप में? यही मीडिया वालों में सवाल करें। पहली बात, एक बात बताइए, मेरी मर्जी पे मैं 88 लाख लेता हूँ आज की रेट में, मैं करेक्ट कर दूं आपको, ये झूठी है, लॉकडाउन के पहले का रेट था, अब मैं 88 लाख रुपए लेता हूँ जीएसटी अलग से, और बोलिए फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ, है औकात, मैं लाइफ कोचिंग के लेता हूँ, लाइफ कोचिंग के लेता हूँ। अच्छा, ये बात उठ गई, क्लियर हो गई आपको? आपको किसी को कोई क्लाइंट हो बता दीजिएगा, मैं 3 साल बाद का अपॉइंटमेंट दूंगा, अपने हिसाब से, मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ। क्यों? मेहनत करी है, हुनर पाया है, ज्ञान अर्जित किया है, किसी के बाप ने मेरे को नहीं दी है ये चीज़, मैंने अपनी मेहनत कमा के लिया है। एक बात बताओ, चलो आदमी किसी गेस्ट को बुलाता है रिबन काटने के लिए, रिबन काटने का कितना पैसा चल रहा है आजकल? अलग अलग रेट है, फिर भी बताओ कितना चल रहा है? आम 5-10 लाख रुपए होगा। 5-10 लाख रुपए रिबन काटने का काहे देते हो? सवाल किया? रिबन काट रहा है बे, का उखाड़ लिया तूने, कितने दे रहे हो? 10 लाख रुपए। अच्छा, उस आदमी सबसे पूछा आपने जितने गेस्ट आते हैं? अच्छा, आपके जितने गेस्ट आते हैं फ्री में काम कर रहे थे? कोई भी हो, चाहे भारत में प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रपति जी हो, विधायक हो, सांसद हो, नगर सेवक हो, पेमेंट मिलती है? बता दीजिए मुझे। सीईओ हो कोई किसी कंपनी का, फ्री में काम कर रहा है? सर वो सीईओ ने अपनी लाइन ये चूज की है। पूछा ही नहीं ना उससे। अरे पूछा ही नहीं उससे किसी सर ने। आपकी लाइन एक सेवा भाव भी तो आ रही है। नहीं तो सेवा, अच्छा सेवा भाव में कहाँ कमी रह गई? कमी कुछ नहीं रह गई। सेवा भाव लोग में आपको कमी वैसे बताइए। सोचते हैं कि आप एक पेट्रियट हो। पेट्रियट तो पेट्रियट बेवकूफ थोड़ी होता है, ये कहाँ लिखा हुआ है? पेट्रियट हो तो क्या खाना नहीं खाएगा? पेट्रियट हो तो मेहनत नहीं। एक सेकंड ना, यहाँ पे बात आ गई, देशभक्त है, मैं दुनिया का सबसे महंगा देशभक्त बनना चाहता हूँ। अब बोलो, है मेरे पास मर्सिडीज है ना? तेरे पास दम है मेहनत करना बे हरामी, मेहनत कर, बराबरी कर बे। बुराई वही करता है जो बराबरी नहीं कर पाता। कर मेहनत साले, कर, तेरे में दम है, कर बे। अबे टूटी लूना 2 लेके, सुनो, हम किसका पैसा ले रहे हैं? देश बेचने का? अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो स्कैंडल्स पकड़े जाते हैं, वो किसके थे? हमने आज तक बोला हमारे यूट्यूब चैनल पे कि सब्सक्राइब करो, घंटी घंटा बजाओ? जितने साल से आपने देखा, बोला हमने? यूट्यूब से पैसा कमा रहे क्या? और कमा भी रहे, आप नहीं कमा रहे क्या? आपके पास नहीं एडसेंस से आता है? क्या कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो भैया? आपके पास पैसा क्यों आता है? आप क्या करोगे? मतलब आप पॉडकास्ट कर रहे हो, मेहनत करो, काहे के लिए कर रहे हो? बस इतना बता दो आप। अरे पैसा क्यों ना कमाऊं बे, मैं तो फटे कमाऊंगा, और इतना कमाऊंगा तुम्हारी औकात से बाहर, मेहनत करके कमा रहा हूं मैं। आज भी अपना खून पसीना हुनर बेचता हूं, वतन नहीं बेचता हूं, पहली बात। दूसरी बात, अब मेरा 88 लाख रुपए का है रेट लाइफ कोचिंग का। लाइफ कोचिंग का मतलब जानते हो आप क्या होता है? वो बच्चा, वो जो आदमी अफोर्ड कर सकता है। बट चलिए, इन्हीं मीडिया वालों ने आज तक मिशन प्रहार पे एक आर्टिकल किया? मिशन प्रहार पे क्यों आर्टिकल नहीं किया? कम से कम 10 से 20 हजार बच्चियों की तो वीडियो इंटरव्यू है, जो उनने कहा है। मुझे बताइए, मैंने मिशन प्रहार में कब पैसा कमाया? चलिए बताता हूँ। पिछला मेरा इवेंट था गुरुकुल का, मैं बड़ा एक इवेंट कर कलकत्ता किया। कलकत्ता के लिए आपने ये जो मुंह चला रहे हैं, कलकत्ता में एक बलात्कार होता है एक डॉक्टर का। इनने क्या किया? इन हरामखोरों ने क्या किया जो सवाल उठा रहे हैं? क्या किया इनने? गए, कोई सॉल्यूशन है? सिर्फ समस्या पे बात करते हैं। अरे रही बात 45, अबे हम अभी तो हमने 88 किया है, हमारी मर्जी बे, हम जो चाहे हम करेंगे। उसका कारण है भारत के संविधान ने आर्टिकल 19 में मुझे कहीं पर भी रह के ईमानदारी से लीगल जो पैसा है मैं उसका कम टैक्स भरता हूं, किसी के बाप से नहीं डरता हूं। टैक्स रिटर्न्स लेके आ जाओ, 2 टूटी लोना लेके, पंचर टाई के, साले चिंदी चोर फटी चप्पल पहन के, फटा चड्डा पहन के बात करते हैं। और एक मिनट, जलते काहे हो बे? कमाओ ना। और क्या सबसे ये सवाल पूछते हैं? ये मुझसे ही क्यों? जलती 10 सालों की, क्योंकि इनके पास है नहीं। तुमने मेहनत कर लेते, तुम तो गांजे में लगे हुए ना, तुम गांजे में लगे हो, तुम अपने में लगे हुए। करते हम साला 20 घंटे की एवरेज मेहनत करते। कर ले साले, तू कर ले। 88 क्या, 88 करोड़ रुपए ले ले। अच्छा नहीं लेते, यहाँ पर फिल्म स्टार जो है वो कितने रुपए लेते हैं? हाँ, फिर तो ऐसी भी बातें आती हैं कि बहुत सारे बाबुओं के घर में हजारों करोड़ पाए गए। है इनमें दम, जाए उनके पीछे।
ब्यूरोक्रेट्स पकड़े जाते हैं बहुत सारे करप्शन में, है इनमें दम उनसे सवाल पूछने की? जिनकी तनख्वाह लाख रुपए होती है, उनके बच्चे फिर फॉरेन में कैसे पढ़ रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के? है ना, कहाँ पढ़ रहे हैं? बहुत सारे। कहाँ से भैया लोन हो गया? लोन तो ठीक है, पैसे कहाँ से आ गए इतने? ठीक है, मैं बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेताओं को गाड़ी कौन सी लागू है फिर? अच्छा, तो यहां पर तो कमाल की बात है, ऐसे संतों पे सवाल उठा दे कि संत अपनी कथा का पैसा लेता, तो चरस गांजा बेच रहा कोई संत? क्या कर रहा है कोई संत? अच्छी बात सिखा रहा है ना किसी को, धर्म की बात सिखा रहा है, उससे भी तकलीफ है। तकलीफ तो हर बात से ना। अच्छा, दारू वालों पे ये पूरे लोगों ने, चलिए मुझे बताइए, तुम्हारे आपके इस मोहम्मद जुबैर ने कब दारू माफिया के खिलाफ, ड्रग माफिया के खिलाफ कब लिखा, कब सवाल उठाया? दारू वाले कितना पैसा कमा रहे बताइए? दिल्ली के अंदर दारू माफिया का कितना पैसा है बता दो। यहां पर कमाल की बात क्या है, हमारे पैसे बेटा जलो, कोई बात नहीं, हमको घंटा फर्क नहीं, हम तो करते आए। लेकिन यहाँ एक चीज और पॉइंट उस पर अपन अंत करते हैं, और वो कमाल का है, हम मेहनत का पैसा लेते हैं। हमने अपनी मेहनत करके एक जगह बनाई है, ठीक है, नहीं बनाई होती तो आप भी पॉडकास्ट पे नहीं बुला रहे थे। अगले पगले को तो आप बुलाओगे नहीं। आप क्यों बुलाए हमें? आप अपने आप से सवाल करिएगा, पहली बात, ठीक है। हम गलत हो तो ये पॉडकास्ट चलाना मत, उड़ा देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना आपको फर्क पड़ेगा, आपके पास भी दूसरे लोग आ जाएंगे। अब इसको आप एरोगेंस समझो, एटीट्यूड समझो, हम ऐसे ही है, सीधी सी बात। पहला। दूसरा पॉइंट, मेरे जो पैसे हैं वो तो ठीक है, मैं टैक्स भरता हूं, मैं मेरा पैसा, मैं उसका कुछ भी करूं, कैसे कमाऊं, लीगली कमा रहा हूं, टैक्स भर रहा हूं, पहला। तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है मिशन प्रहार के बारे में, मिशन प्रचंड भारत शौर्य, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं 5 करोड़ जॉब इस भारत में प्राइवेटली क्रिएट करने के लिए, उस पर कभी बात नहीं की। मिशन मेरी मिट्टी मेरी पहचान, उस पर कभी बात नहीं की। मिशन शहादत सम्मान, उस पर कभी बात नहीं की इन लोगों ने। मैंने इतने सालों से फ्री में एक लेटर दिखाओ जहां फौज की, कमांडोज की, स्पेशल फोर्सेज की ट्रेनिंग का 1 रुपये लिया, क्या आपने नहीं पढ़े वो लेटर? क्या लिखा है उन लेटर्स पे जो सरकारी लोगों ने लिखे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों ने लिखे हैं? क्या है? मोहम्मद जुबैर को मान लो, या एक जो कर्नल, जो इतना बड़ा वहां का एक व्यक्ति जो 25 साल स्पेशल फोर्सेज का बॉस है, शरण गेट, या तो उसकी बात मान लो, मैं वीडियो दे दूंगा, आप देख लीजिए, आपके एडिट में चला दीजिएगा उसको। यहाँ कमाल की बात यह है कि एक कह रहा है कि फेक एंड फ्रॉड है, तो उसी गूगल पे कर लो, उसी गूगल पे दूसरी चीजें भी तो है मेरी। लेकिन ये है ना कि आप मिशन प्रहार नहीं दिखाओगे, जलते हैं लोग। और मोहम्मद जुबैर पे पॉक्सो एक्ट है, पता है आपको? मोहम्मद जुबैर पे खुद पे एक बच्चे वाला कांड पता है? हाँ, मोहम्मद जुबैर पे कितने इल्जाम है, उसके ऊपर कितनी एफआईआर है, मेरे ऊपर। अच्छा, एक काम करो, मैंने कुछ क्राइम किया, कुछ गलत किया, कौन इसका निर्णय लेगा? सबसे पहले पुलिस, फिर सरकार, फिर जुडिशरी, करेक्ट? मैंने तो केस कर दिया ना, इनको कोर्ट में आके सबूत देना है भाई, मेरे को नहीं। और रही बात मेरी, मैंने कोर्ट में बुला लिया, आओ कोर्ट में बात करते हैं। मैं तो बता दूं, डिंडोशी कोर्ट में मैं केस कर चुका हूं। और सुनो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है वो केस, मानहानि का नहीं किया मैंने। मानहानि नहीं, 499 का नहीं है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है भारतीय सेना और भारतीय स्पेशल फोर्सेस को कि इस प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त ना हो पाए, उसके लिए रोक की है। क्यों इकट्ठे हो गए सब? और एक बात बताओ, बहुत अच्छी मीडिया, मेरा पक्ष आज तक नहीं। अच्छा, इनने क्लोजर रिपोर्ट क्यों नहीं छापी मुंबई पुलिस की, जिसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि मैंने आज तक कहीं पे क्लेम नहीं किया है? मैं सर ये तभी समझ नहीं आ रहा था, एक वॉशिंगटन का पोस्ट देखा मैंने, 14 अक्टूबर 2024 का ही है जी, कि उसमें आपका भी लिखा हुआ था कि ऑपरेशन जो नेपच्यून स्फेयर था जी, उसमें लिखा था कि आपके बारे में ही, द सुप्रीम गोस्ट, द मिथ, द लेजेंड, द बैडएस मास्टर। ये वॉशिंगटन एक तरफ ये कह रहा है और दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर कह रहा है। लोग किसकी सुने? उनकी मर्जी है, मैं तो फोर्स करता नहीं। जो मोहम्मद जुबैर को मान बैठे वो भी ठीक है भाई। वॉशिंगटन मेल कुछ लिख रहा है, वो ओसामा बिन लादेन की किलिंग को एक्सपोज कर रहा है इतने साल बाद, करेक्ट? उसकी मर्जी है, वो जो लिख रहा है। अब मैं उसको भी क्लेम नहीं करता हूँ, मैं मोहम्मद जुबैर को भी क्लेम नहीं करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ साहब। कौन क्या लिख रहा है ना, घंटा ना हमारे पास इतना टाइम है ना, हम पढ़ते हैं, काम करें 20 घंटे। और सीधी सी बात है, काम कर लो। मोहम्मद जुबैर नहीं, जितने हैं जितनों ने हमारे खिलाफ लिखा, एक काम करो, मैं आपको चुनौती देता हूँ खुली, सबको बुलाओ, मैं लाइव करने तैयार हूँ, यहीं बैठ के करूँगा, बुला लीजिए। और वहीं पर आप एक पुलिस की अथॉरिटी को बुला लीजिए, चलिए आप एक कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को बुला लीजिए, मैं तो तैयार हूँ ना। मैं कब भागा? कमाल की बात है, छुपते हैं लोग, मैं तो वहीं बैठा हूँ उखाड़ के लिए। मेरा आज तक मैं कहीं गया? मैंने, आप ये मानो कब की बात कर रहे हो? 2015 की, 2016 की। कहाँ बैठे हम? 2024, 8 साल हो गए, सब केसेस क्लोज हो चुके। केसेस तो हुए ही नहीं ना, एफआईआर नहीं हुई है मेरे ऊपर आज तक। मोहम्मद जुबैर जिसकी बात करो, उसके ऊपर कितनी एफआईआर पता कर लो, वो भी बच्चों को हरास करने की। अब लेकिन नहीं, क्योंकि मीडिया में। अच्छा, तो मीडिया तो साहब ऐसा है, अब आप वॉशिंगटन मेल की मान लो, या वॉशिंगटन में जो लिखी जा रही है, लंदन पोस्ट में लिखी है, वहां की मान लो, या जुबैर की मान लो, वो तो आपकी मर्जी है ना, वो तो बुद्धि के ऊपर है। अरे कोई चीते को मानता है, कोई, वो तो उसके ऊपर है ना, किसको क्या मानना है। सीधी सी बात है ना, मैं किसी की विचारधारा नहीं बदलता। आपको मेरे बारे में जो सोचना सोचिए, मैं अपना काम सुबह से रात तक करता हूँ। दिन के 2 हिस्से किए हैं, आधा वतन के लिए करता हूँ, आधा घर बार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए करता हूँ।
इतनी सी बात। और मेरे को अच्छा एक बात बताओ, मेरे को जरूरत क्या है देश की बात करने के लिए? अपना अच्छा कमांडोज मेंटोरिंग के अलावा जहां मैं फ्री में, मिशन प्रहार में फ्री में, एक काम करो, इनने ये क्यों नहीं बताया, अभी की बताता हूँ। मैं गुरुकुल जाता हूँ, उत्तर प्रदेश के गुरुकुल जाता हूँ मैं, वहां पर जाकर, और ऐसे हर जगह, कोलकाता जाता हूं मैं, आप पता करिए कोलकाता में 1000 डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हुई, एक लड़की ने पैसा दिया, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करके आऊं, बलात्कार के सॉल्यूशन पे काम कर रहा हूं, प्रॉब्लम पे नहीं गा रहा हूं, टीआरपी नहीं बटोर रहा हूं, उससे पैसे नहीं कमा रहा हूं, फ्री में बच्चियों ने 1 रुपए दिया क्या? पहली बात। दूसरी बात, फ्री में ट्रेनिंग होती है साहब, आप जाओगे, आपकी टीम जाएगी लड़कियों की, आप वहां रहोगे, अपनी पूरी मेहनत करोगे, कौन पैसे देते हैं? आपसे मांगा मैंने पैसा? किसी से मैंने कमाया? अच्छा यूट्यूब से इतनी कमाई आ जाएगी, हम मिशन प्रहार चला लेंगे जाके? क्या बात कर रहे हो यार। और उसके बाद जब मैं गुरुकुल में जाके बच्चियों को 1000-2000 बच्चियों को ट्रेनिंग करता हूँ, दिन रात धूप में खड़ा होता हूँ, चेहरा काला करता हूँ, पूरी टीम को काला करता हूँ, किस लिए? कौन सा पैसा लिया? गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी फीस 4000 रुपए है, वहां भी जाता हूं मैं, कलकत्ता भी जाता हूं मैं, बिहार भी जाता हूं मैं, राजस्थान भी जाता हूं मैं, दिल्ली भी आता हूं। इसी दिल्ली में पोलो ग्राउंड में मैंने 2018 में लगभग 12-13 हज़ार लड़कियों की ट्रेनिंग करवाई थी। क्यों नहीं पहुंची आप तक ये बात? इसी दिल्ली के अंदर मैंने पोलो ग्राउंड में, हमारा डेमो तो एबीवीपी के साथ हमने किया था पूरा मिशन प्रहार का, 27 दिन की ट्रेनिंग, पूरे 4 नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस में, पता कर लीजिए। मैं क्लेम पे बात करता हूँ, मेरे पास पेपर होता है, पेपर का जवाब, पेपर से पत्थर का जवाब की जरूरत ही नहीं है देने की। तो इतनी सी चीज़ें मुंह आज बाद में चलाएं, हाथ पैर बहुत सालों से चला रहे हैं, इनको मुंह में जीतना है तो मुंह पे आ जाएं। फिर से खुली चुनौती, जितने मीडिया वालों ने मेरे खिलाफ लिखा है, सामने बैठ के बात करो बे, इधर आओ, सीधे बात करो, लाओ अपने पास क्या सबूत है, और बुलाओ ना पुलिस को। अगर मैंने गलत किया वहीं FIR करवाओ, और नहीं करवा पाए तो क्या माफी मांगेंगे, चप्पल खाएंगे, इसके साथ आना तैयारी से, कूटूंगा मैं, सीधी सी बात है। और आओ ना, मजेदार क्या है, ये कोर्ट में आना है, इनको कोर्ट में आके बात करना है। मैं तो केस ठोक चुका हूँ सब जुड़े से, गलत होता, पागल है कोई आदमी, गलत होगा तो मीडिया हाउसेस को नोटिस भेजेगा। इनने ये क्यों नहीं बताया जो क्लोजर रिपोर्ट्स थी? बताइए, बहुत बड़े पत्रकार है, पत्रकार का काम। अच्छा बाकी की छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने सबके वेरीफाइड अकाउंट पे क्लोजर रिपोर्ट्स भेजी हैं, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर, मैंने तो भेज दी। आप बताओ, आपने क्यों आज तक नहीं चलाई? इतनी सी बात है, वो अपने में मजे ले रहे हैं। और कमाल की बात है, हम इतने बड़े तो कि हमारे नाम से पैसा कमा रहे हैं, हम इनके नाम से क्या पैसा कमाएंगे? आपने देख लिया अमेरिका में कहाँ चला था, हमारे बारे में जो जहाँ चलना था चल गया। और रही बात, मजे इस बात के हैं, बस मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि आप ऐसी कोई व्यवस्था कर पाएं, सबको बुलाइए, फिर देखता हूँ मैं, सामने बात करेंगे। राइट सर, आपने आप जो चार्ज कर रहे हैं और इतनी सेवा कर रहे हैं, आपकी आज नेटवर्थ कितनी है? मेरी नेटवर्थ, मैं तो बोलता हूँ 1 रुपये से ज़्यादा ही है। और कितने से कम है? वो देखा जाएगा, वो मेरे CS बताएंगे। उसके लिए आप RTI कर सकते हैं, गूगल की मत मानना कोई भी। गूगल में कितना आ रहा है? होगा, वो तो कुछ भी बताता है, लेकिन जो भी है कम ही होगा, अंदाजा बताता रहता है। 100-200 कमाल की बात है, 100-200 नहीं इतना कम नहीं है। हाँ, थोड़ा तो ज्यादा है, होगा, चलता रहता है। गूगल तो 500 करोड़ तो होगा। नहीं और बढ़ाता है गूगल, तो 200-2000 करोड़ बताता है, वो गूगल की मर्जी है। अच्छी बात है, हमारे क्या कहते हैं, रिटर्न्स है ना, एक RTI कर लोगे सब पता चल जाएगा। उसके लिए वैसे इतनी आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है, हम जो काम करते हैं, हमारी नेटवर्क, कमाल की बात ये है ना, वाइट में है, जो भी है वाइट में है। अपन ने लंगोट रखी है, टाइट और पेपर रखे हैं, राइट अपन किसी के बाप से नहीं डरते, इसीलिए। जी सर, एक लास्ट राउंड है जिसमें मैं ना कुछ वर्ड्स बोलूंगा और आपको 1 वर्ड में उसके बारे में बोलना है, जो भी आपको फील हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, माइक, आवाज, कुछ भी जो मन में आए। फर्स्ट थॉट, भारत माँ है। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है भारत के सम्मानीय। मोहम्मद जुबैर सामने बैठेगा, बात करेंगे। 1 वर्ड, इंडियन आर्मी। सपूत। गन्स। मोहब्बत। इश्क। वतन। भगत सिंह। गुरु। मुसलमान। भाई अपने। पैसा जरूरी है। RSS ऑर्गेनाइजेशन 100 साल पुरानी। पिता। गुरु मेरे। फ्रीडम फाइटर्स। सम्मान। परफेक्ट। आज का पॉडकास्ट सर शुरू से बहुत एंड धन्यवाद, तक बहुत काफ़ी डिस्कशन हुआ, बट जिस तरह से आपने बेपाकी से जवाब दिया, आई एम श्योर काफ़ी लोगों के जो डाउट्स थे, जो मन में सवाल थे, वो पूरे हुए होंगे। और जो कंट्रोवर्सीज के ऊपर आपने रिएक्ट किया अपना समय निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी राघव। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।